तो आज हम जानेंगे शिव अर्जुन जी से कि ज्योतिष शास्त्र क्या होता है और फिर थोड़ा सा वास्तु शास्त्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि शनि फिर भी दया और रहम करते हैं। राहु और केतु बिल्कुल रहम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको आपका प्रारब्ध पता है। उनको पता है इस आदमी को ये दंड मिलना चाहिए क्योंकि इसने पूर्व जन्म में ये किया है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। शनि खराब होगा तो मकान बनाने के बाद दिक्कतें आ सकती है। मकान बिक सकता है। मकान बनेगा नहीं, किराए के मकान में रहोगे। हड्डियां टूट जाएंगी, फिर टूट जाएंगी। गाड़ी एक्सीडेंट होगी लेकिन आप बच जाओगे। सबसे ज्यादा जो खराब करने वाले ग्रह है ना, वो है सूर्य और मंगल, दोनों अग्नि तत्व। ये पता है खराब होते हैं तो क्या करता है? तो सर सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र है क्या, और ये क्या कोई साइंस है, कोई कला है, या फिर ये किसी तरह का हमारा पौराणिक पौराणिक ग्रंथ है। Good morning, everyone, and welcome to another episode of Mamit Agarwal Show, only on BHF Radio. Today, we have a guest, Shri Shiv Arjun ji. He's joining us from Rajasthan, India, and he specializes in ज्योतिष शास्त्र as well as वास्तु शास्त्र। तो हम ये सब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन पे कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। हम क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, हमारी आसपास जो लोग हैं उनसे हम कैसे प्रभावित होते हैं। तो ये काफी काफी डीप शास्त्र है, और ये सदियों से आ रहे हैं। तो इसको हम वरदान भी कह सकते हैं हमारे सनातन धर्म का, हमारे लोगों के लिए। और इसको साथ में हम अगर माने तो ये एप्लीकेबल होते हैं, और अगर हम नहीं माने तो इसके मतलब प्रभाव को हम नहीं समझ पाते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हम लोग घर पे भी बैठ के इसके बारे में थोड़ा बहुत इसके अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं विदाउट लॉट ऑफ चेंजेस। तो आज हम जानेंगे शिव अर्जुन जी से कि ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, और फिर थोड़ा सा वास्तु शास्त्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। शास्त्री जी। हाँ जी, जय माता जय माता दी। दी। अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने अभी एक लाइन बोली कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी मानते हैं या इनके अंदर विश्वास करते हैं, उनके लिए तो ये है ही। उनका विश्वास करना और उनका मानना उनकी बहुत बड़ी समझदारी है। जो लोग मानते हैं उनके ऊपर तो ये काम करता ही है, लेकिन जो लोग नहीं मानते उन पर ये काम तो करता है, लेकिन उन लोगों को इसकी खबर नहीं। हम्म। कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो वो यूं बोलते हैं कि भाई अगर हम जन्म कुंडली किसी तरह का किसी पंडित से बनवाते हैं तो फिर उसमें कुछ दोष निकल करके आ गया हम्म। तो मैं किसी इंसान को ये बोलूं कि जाकर के डॉक्टर के यहाँ रिपोर्ट करवा के आ जाओ, और वो ये कहे कि रिपोर्ट इसलिए नहीं करवाऊंगा शरीर में कोई बीमारी बन गई या निकल के आ गई, तो वो रिपोर्ट करवानी तो जरूरी है ना। हम्म। रिपोर्ट करवाएं या ना करें, शरीर के अंदर तो बीमारियां चलती ही रहेंगी अगर वो किसी तरह का बीमार आदमी है। ठीक इसी तरह से अगर जन्म कुंडली के अंदर है या आपके भाग्य में कोई दोष है तो वो तो रहेगा ही, भले ही आप बर्थ चार्ट बनवाओ या ना बनवाओ, आप भले वास्तु करवाओ या ना करवाओ, पंच तत्व और प्रकृति तो अपने हिसाब से ही काम करेगी। और वो किस विज्ञान के साथ काम करती हैं, वो हम लोगों को जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र दिख जाते हैं, पंच तत्व अपने को वास्तु में दिख जाते हैं। इस तरह से ये चीजें चल। क्लास तक मैं भी वैसे ही था जैसे हम सबकी मैट्रिक की पढ़ाई चलती है। उसके बाद कोई गुरु ऐसे मिले कि उनके सानिध्य में जाकर के केरला में जो 5,000 साल पुराना गुरुकुल है, परशुराम जी ने स्वयं स्थापित किया है, वहां हमने 6 साल तक कंटिन्यू अध्ययन किया। अब वहां जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो, और आजकल कोविड के बाद जो मार्केट में आ रहा है, दोनों में दिन रात का डिफरेंस। हमें इस चीज को कुछ ढंग से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जिस ढंग के लिए इसे बनाया गया है, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी अपनी मिलावट के, बिना अपनी कोई रिसर्च के। क्योंकि वो इतनी रिसर्च करके गए हैं शास्त्रों में कि हमें कोई रिसर्च की जरूरत है ही नहीं।
हमें खाली उन शास्त्रों को खोल के पढ़ने की जरूरत है, उनके अंदर ही सब कुछ विद्यमान। आज कोई बोले ना कि मैंने ये चीज नई चीज रिसर्च करी है, रिसर्च कहाँ से करी है? उसी किताब में से, उसी पन्ने में से हमने निकाल करके लेके आए हैं, वो रिसर्च है। ये तीन लोग हैं पढ़ने वाले, पहले वाले ने वो चीज पढ़ ली, तो शास्त्रों में से रिसर्च उस इंसान ने करी। इस तरह से हमें इसे समझना है। तो सर सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र है क्या, और ये क्या कोई साइंस है, कोई कला है, या फिर ये किसी तरह का हमारा पुराने पौराणिक ग्रंथ है जिसको हम अध्ययन करके इम्प्लाई करते हैं, और ये मतलब हमारे जीवन में क्या असर डालता है ज्योतिष शास्त्र? ठीक है, आप देखो कोई भी मशीन बनती है, तो उस मशीन को बनाने से पहले एक इंजीनियर उसका कच्चा चिट्ठा बनाएगा ना, उसका एक नक्शा बनाएगा, उसकी एक मैपिंग बनाएगा, फिर वो किस तरह से फंक्शन करेगा, और फिर फंक्शन करने के लिए वो कितने साल तक ये काम करे, यानी उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, किन चीजों के साथ वो फंक्शन करेगा, वो सारी चीजें अरेंज करता है। जब सारी चीजें लास्ट मॉडल तक, यानी जिसको आप हार्डवेयर बोलते हैं, बाहर की जो दिखते है बनावट, अब उसमें खूबसूरती कैसे लेकर के, यानी वो सारी चीज जब कर लेगा ना, उसके बाद वो लिखता है कि ये प्रोडक्ट डन है। ठीक इसी तरह से जब परमात्मा ने हमें बनाया है, तो उसने हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से हमारे अंदर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को उसने एक तरह की प्रोसेसिंग दी। उस हिसाब से एक टाइम फिक्स किया होता है कि इस टाइम पर ये इंसान फलानी जगह पैदा होगा। ठीक है, तो मान लो बारिश आ रही है, और मैंने किसी जगह जाकर के एक कोई बर्तन रख दिया, तो उस बर्तन में उस जगह कितना पानी इकट्ठा होगा, और किसी दूसरी जगह रखे हुए बर्तन में कितना पानी इकट्ठा होगा, ये वही आदमी बता सकता है जिसने बारिश का बड़ा विश्लेषण किया हो कि कहाँ पर पानी की कितनी मात्रा रहेगी और बर्तन का पानी ग्रहण करने की क्या कैपेसिटी है। ठीक इसी तरह से आप किस ग्रह नक्षत्र में कहाँ पैदा हुए हो, तो जगह का भी मतलब है, और यूनिवर्स के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है उसका भी अपना एक महत्व है। अब आपके अंदर उस टाइम ग्रह नक्षत्रों में जो ग्रह सबसे प्रबल है, अच्छा है बुरे की बात नहीं है, प्रबल है, भले वो नेगेटिविटी में प्रबल है, उसकी क्वालिटी आपके अंदर आ जाए। और जो ग्रह खराब है, जो नीच बैठा हुआ है, या दो ग्रहों की युतियां अगर खराब है, तो उसका नेचर आपके अंदर आ जाएगा। यानी कि मैं कुछ बना रहा हूँ, अब ऊपर से मैं जो चीजें जिस तरह से डालता जाऊंगा, नीचे उसी तरह का परफॉर्म बनता जाए। हम्म। समझ रहे? हम्म। ये तो हो गई जन्म कुंडली का। और फिर ये होता है कि वो जो मैंने बनाया वो किसके साथ मैं सर्व कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, है ना? वो हो गया आपका गोचर, कि गोचर किस हिसाब से किस टाइम से चल रहा है। मान गोचर लीजिए, सर, थोड़ा सा गोचर के बारे में। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली है, और आज आपकी उम्र मान ली 25 साल है, तो आपकी जन्म कुंडली 25 साल पुरानी है, आज की तो नहीं है ना। 25 साल पुराने क्या ग्रह नक्षत्र थी, वो जन्म कुंडली है। हम्म। तो सिर्फ ये पता चलता है कि इस इंसान के अंदर परमात्मा ने बनाया क्या है, बस। लेकिन अभी आपके साथ क्या होगा, आगे आप क्या करोगे लाइफ में, या पीछे 2 साल क्या करके आए हो, वो वर्षफल बताएगा। और अभी 3 4 6 महीने में क्या होगा, वो गोचर बताएगा। गोचर यानी अभी के ग्रह प्रेजेंट में कहाँ मूव कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना? हम्म। तो सर ये जो जन्म कुंडली की आपने बात करी कि वो जिस टाइम पे कोई इंसान पैदा होता है, तो उस टाइम समय पे जो ग्रहों की पोजीशन है उसके बेसिस पे हम जन्म कुंडली बनाते हैं। तो अगर हम बोलें कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो एक ही समय में पैदा होंगे, और एक ही माँ बाप की संतान होंगे, और एक ही जगह पर भी होंगे, तो उनका हम ये कह सकते हैं कि उनका दोनों का भाग्य एक ही जैसा होगा, या फिर उनके भाग्य में भी काफी डिफरेंस आ जाता है? मैं कोई ऐसी चीज देखता हूँ अपने आसपास जिसमें 3 चीजें इकट्ठी हो, ताकि मैं आपको समझा सकूं हम्म। कि जो भी लोग पैदा हुए ना, तो उसमें हम अकेले नहीं हो, 2 से 3 चीजें इकट्ठी हैं हमारे अंदर। हम्म। एक आपके पंच तत्व पंचभूत जिसका ये शरीर बना है। हम्म। दूसरा, आप यूं मान के चलिए गाड़ी के अंदर का फ्यूल, यानी कि आत्मा। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा होता है जीव। जीव वो है जिसने 84 लाख योनियां पार करी है, यानी आत्मा का कोई मतलब नहीं। कोई किसी आदमी के बाहर नहीं निकलते, अंदर नहीं जाते।
कोई आदमी की आत्मा को आप शांति देने के लिए हरिद्वार या किसी धाम पर नहीं, वो जीव की आत्मा की शांति होती है। जीव आत्मा बोलते हैं उसको, जीव आत्मा, समझ रहे हो? हम्म तो आपका जीव है ना, वो जो कर्म करके आया है 85 लाख योनियों में, किस तरह के कर्म करके आया, उन कर्मों के आधार पर उसका वो चार्ट बनता, जिसको अपने प्रारब्ध बोलते हैं। हम्म ठीक है, और प्रारब्ध कहाँ से देखा जाता है? ये पुण्य के 2 घर हैं, ये 5 है, ये 9 है, और ये लगन है। ऐसा मान लीजिए 5वें घर से सूर्य की आत्मा है, 9वें घर के जीव को लेकर के लगन में जाके स्थापित हो जाती है। इस तरह से एक बच्चा गर्भ में बनता है। हम्म अब उसके अंदर एक होता है जीवाणु, अंडाणु। तो ये दोनों राहु और केतु हैं। उनके मिश्रण से वो जीव उस शरीर में जाकर के स्थापित होता हम्म है। राहु और केतु दोनों पापी ग्रह हैं। वो दोनों ही प्रारब्ध का काम करते हैं। उस इंसान ने क्या क्या किया है पिछले जन्मों में, सारा लेखा जोखा वो 2 जीव रखते हैं, जिसको हम राहु बोलते हैं, हम्म के आधार पर ये हमारी हाथ की रेखाएं बनती है। हम्म समझ गए? तो जितने मर्जी जुड़वा बच्चे हों, उनकी डेट ऑफ बर्थ एक हो, उनके नक्षत्र एक हो, उनका जो आपका केपी के अंदर चार्ट निकल के आता है, उसमें सब लोड और लोड भले ही एक जैसे मिल रहे हों, लेकिन उनके हाथ की रेखाएं और उनके पूर्व जन्म के कर्म, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं, वो दोनों डिफरेंट, अलग अलग हों। अब आप देखें इसमें कैसे चलता है। भले ही जुड़वा बच्चे हों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान अपने सोच विचार और बुद्धि से चलता है। ठीक है, मैं आपको आज एक मार्केट में ले जाकर के खड़ा कर दूंगा, दूसरा आप ही के जैसे दूसरे ग्रह नक्षत्र के आदमी को वहां ले जाकर के खड़ा कर दूंगा। दोनों उस मार्केट को देख करके अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करके बताएंगे। क्यों भाई? क्योंकि आपके आसपास क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व करने का काम इसका है, और इसको नियंत्रित करने का सारा काम राहु देव का, जो हमारा प्रारब्ध देख, समझ लो। ये सारा 9वें घर से चलता है, इसको हम भाग्य बोलते हैं। वहां केतु देव उच्च के हैं, क्योंकि वो लिखते हैं। लेकिन क्या होगा, किस तरह से तुम फंक्शन करोगे, ये राहु देखते हैं। इसलिए वो 9 के 9 ग्रहों को आपके मस्तिष्क में फिट करने का, विचारों के तौर पे फिट करने का काम करता है। एक चीज और देखें, ये हम अलग अलग ग्रह लेकर के चलते हैं, बृहस्पति, शनि, सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, शुक्र, है ना। ये नाखून है हर ग्रह के ऊपर, ये नाखून सारे के सारे राहु के हैं। आपके जितने नाखून है सारे क्या है? राहु। पैर के नाखून क्या है? केतु। तो आप ये देखिए कि राहु हर एक ग्रह के सिर के ऊपर विद्यमान है, हर एक ग्रह के। हरी बात समझ में? हमारे शास्त्रों में मुंडन कराने का क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाल को ही पाप कहा गया है। हम्म केतु क्या? केतु क्या है? केतु है हमारे प्रारब्ध में हमारे पुण्य कर्म, और राहु है हमारे पाप कर्म। इसलिए राहु ये है बाल, और केतु क्या है? हमारे पैरों का जो एरिया है, वो सारा का सारा केतु है। जिससे हम कहते हैं कि किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ, अगर आपने हाथ पैर और कान नहीं धोए तो आपका वो तीर्थ पे जाने का कोई मतलब नहीं बना। हम्म केतु का संपर्क आपके अध्यात्म से, जितने मर्जी बच्चों की इस तरह का चार्ट आपको दिखे, उनका प्रारब्ध, उनके पिछले कर्म और चीजों को ऑब्जर्व करने का उनका तरीका उन्हें बाकी से अलग बना, एक दूसरे से अलग बना। हम्म समझ लो? तो हमें उसमें क्या देखना होता है? नवमांश चार्ट को देखना, उन दोनों के हाथ की रेखाओं को देखना होता है। हाथ की रेखाएं कब बनती है? किसी भी माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है, तो 7वें महीने तक तो सिर्फ उस शरीर के अंदर आत्मा होती है। क्या होती है? आत्मा होती है। जो उस बॉडी को फंक्शन कर रही है। जैसे गाड़ी के अंदर फ्यूल है, लेकिन उसमें ड्राइवर कब बैठेगा, जीव कब बैठेगा? 7वें महीने। कौन से महीने में? 7वें महीने में। वो 7वें महीने में जब जीव आया, आपके पास वो टाइम नहीं है। किस टाइम जीव माँ के गर्भ में पेट में जाकर के स्थापित हुआ, वो टाइम आपके पास नहीं होता। उस टाइम पर जो भाग्य बनता है ना, वो रेखाओं में बन जाता है। और जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, शरीर से बाहर आता है, तो वो टाइम आप नोट कर लेते हैं, उससे जन्म कुंडली बन जाती है।
फिर बच्चा जिस एनवायरमेंट में जाता है वहां क्या तक तो देख करके वहां को बता देते हो। ये तीनों ही चीजें आपको प्रभावित करती हैं। इसलिए तीनों का ही आप एक यू मान ले 33% के हिसाब से तीनों का ही अपना अपना रोल है। हम्म। इसलिए हमारे यहाँ जब भी किसी का भी हम विजिट करते हैं कुछ भी है तो घर के जितने मेंबर है सब अपनी कुंडलियां ले आओ, सब अपने हाथ के प्रिंट ले आओ। तो उस घर में रहने वाले लोगों के हिसाब से सारी चीजें क्लियर कर दीजिए। रीजन क्या है? आज आप हाथ दिखाओगे, कल को कोई बोलेगा भाई हाथ तो अच्छा है तेरा, पर तेरा ये ग्रह खराब चल रहा है। अब ग्रह के ऊपर जाओगे, फिर कहते हैं हाथ तो अच्छा है, कुंडली भी अच्छी है, तुम्हारा वास्तु खराब लगता है। तो भाई तीनों को भी देख के निपटा दो ना, ये आदमी फिर 3 साल में रहेगा नहीं रहेगा आपको क्या? भाई कहाँ कौन सी कमी बन रही हो? मान लो आप मेरे पास आए, मैंने जन्म कुंडली का उपाय दिया, वास्तु में कुछ ऐसा था जिससे आपकी एक्सीडेंट होकर डेथ ही हो जाए, घर जाके कहोगे रास्ते में निपट गया, ऐसा क्या उपाय दिया? तीनों चीजें अभी देख करके डिस्कस करो। और जहां ये तीनों चीजें नहीं देखी जाए समझ लो अधूरा रह गया, हम्म। खराब रहे। तो अगर मैं आपकी बात को वापस से समराइज करूं, तो जो हमारी जन्म कुंडली होती है वो बनती है ग्रह दिशा के ऊपर, कि जिस नक्षत्र में हम पैदा हुए हैं उस नक्षत्र में क्या ग्रह दिशाएं हैं, उसके बेसिस पे जन्म कुंडली बनती है। जो हमारी हस्त रेखाएं होती हैं वो बनती हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से। पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से। और जो हम कहें वास्तुशास्त्र, तो वास्तुशास्त्र से रिलेटेड जो एनर्जीज होती है वो हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, कि अच्छा, हमारा। आपने एक बार रोकूंगा, आपने कई बार ये सुना है ना कि साधु की संगत से आदमी की किस्मत बदल जाती हम्म। है ना? साधु सन्यासी की संगत से, इसका मतलब ये हुआ प्रारब्ध का भी पता नहीं, जन्म कुंडली का भी पता नहीं, लेकिन आपको संगत कोई ऐसी मिल गई। किससे मिल गई भाई? बाय चांस, बाय लक, किस्मत से। वो किस्मत आपके प्रारब्ध में ही लिखी होती है कि फलाने टाइम में वहां जाकर के तुम्हें एक ऐसे इंसान मिलेंगे, अगर तुमने उनका साथ कर लिया तो तुम्हारे फलाने पाप कर्म घट जाएंगे, फिर हम्म। प्रारब्ध अच्छा हो जाएगा। इसको कई जगह शास्त्रों में लिखा गया है कि साधु सन्यासी आपकी रेख के अंदर मेघ यानी उस बुरी रेखा को रोकने का काम कर, हम्म। समझ गए? तो जहां हम आपके प्रारब्ध की बात करते हैं, जहां हम आपके जन्म कुंडली की बात करते हैं, वहां आप कौन सी जगह जाकर के किससे मिलेंगे, ये आपका प्रारब्ध ही निश्चित करता है। हम्म। समझ रहे हो? आप कहाँ जाकर के किससे मिलोगे, यानी जो आपका वास्तु है, किस इन्वायरमेंट में आप रहोगे, वो आपके प्रारब्ध से चलता है। हम्म। ठीक है ना? इस तरह से। सही है। तो सर, ये जब हम कुंडली की बात करें और ग्रहों की बात करें, तो हमारे नक्षत्र में कितने ग्रह हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है? मतलब अगर हम एक छोटा सा ब्रीफ उसके बाद। ये बड़ी ही शुरुआती चीज है। हाँ जी। कितनी ग्रह हैं और क्या चीजें हैं, ये बड़ी शुरुआती चीज है। शुरू शुरू के अंदर क्या हुआ, सिर्फ 5 तत्व थे, कुछ नहीं था। 5 तत्वों को तोड़ करके मैं आपको यूं बताऊं, जैसे बच्चों का प्रश्न है। मान लो मैं किसी आदमी की क्लास लगाता हूँ, ठीक है? उनकी एज लगभग 65 के आसपास, और उनके घर के ही कुछ बच्चे उनके साथ बैठे जाते थे, भाई छोटियां स्कूल की वो बैठेंगे। जब मैं उनको पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं कि सरसों का तेल शनि का होता है, तो क्या दादाजी सरसों का तेल शनि से आता है? तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, रक्षा ये प्रश्न पूछेगा क्या चने की दाल बृहस्पति से आती है? आप मुझे बृहस्पति का क्यों बोल रहे हो? समझ रहे? हम्म। दूध चंद्रमा का है तो चंद्रमा से आता है क्या? आपको एक चीज देखनी है कि जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई आप जो क्रिकेट खेल रहे हो ना धोनी जैसे, आप धोनी हो क्या? नहीं, धोनी जैसे लगते हो। ऐसे मेरे मोहल्ले में 3 लड़के और खेलते हैं, 4 लड़के दूसरे शहर जयपुर में खेलते हैं। तो हम यूं कहेंगे कि 7 लोग ऐसे खेलते हैं जैसे धोनी खेलता है। क्या वो धोनी है? नहीं। हमने क्या किया, जिसको हर कोई जानता है उसके साथ उन 7 बच्चों का कंपैरिजन करवा दिया। समझ रहे? ठीक इसी तरह से क्या होता है, हर जगह पंच तत्वों की ऊर्जा बिखरी हुई है। अब मैं बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने के लिए कोई ऐसी चीज के साथ उसको जोड़ देता हूँ। जैसे जो ऊर्जा उड़द की दाल में है, नेगेटिविटी में, जो ऊर्जा नेगेटिविटी में लोहे की धातु के अंदर, जो नेगेटिव ऊर्जा लकड़ी के अंदर है, जो लकड़ी कट गई बिल्कुल पेड़ से, और जो ऊर्जा आपकी
किसी भी पत्थर के अंदर है, जिस पत्थर के अंदर की उगने की ताकत नहीं है, जीवाश्म ही नहीं है कुछ अन्न पैदा करने का, यानी जिसको आप बोल सकते हो नपुंसकता। अब नपुंसकता किसी इंसान का या पशु का गुण भी हो सकता है। अब जो ये 4-5 गुण हैं, यही गुण आपके ब्लैक कलर का है, वहां से कुछ उत्पन्न नहीं होता, वो सब कुछ सोख लेता है। समझ गए? ठीक यही नेचर शनि ग्रह की है। तो उन्होंने इन सब चीजों को शनि से रिलेटेड कर, ये चीजें शनि की नहीं है, लेकिन जो ऊर्जा शनि को चला रही है संपूर्ण ब्रह्मांडीय क्षेत्र में, वो ऊर्जा इन 5 चीजों को उत्पन्न करती है। उड़द की दाल शनि से संबंधित नहीं है, ये जिस ऊर्जा से संबंधित है उड़द की दाल, उस ऊर्जा से शनि संबंधित है। हम्म। समझ गए? क्योंकि कहते हैं रजनी काली है तो आपको काली चीजों का दान करना चाहिए, या फिर सरसों का दीपक कर। क्यों बोलते हैं? अब उन्होंने क्या किया, आप चार्ट के अंदर देख लिए शनि की नेगेटिविटी है, तो शनि की ऊर्जा रखने वाली चीजें कौन सी है? तो बोला एक बहुत बड़ा एरिया है नेगेटिव एनर्जी का, और उसके अंदर इतनी चीजें आती हैं जिसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं। तो नेगेटिव तो तुम राहु को मान के भी चलते हो, केतु को मान के भी चलते हो, शनि को मान के भी चलते हो। तुम राहु केतु वाली चीजें शनि में दान क्यों नहीं करवा दे? तो हमें उस नेगेटिविटी को भी नाप करके अलग अलग सेगमेंट उसके बना दिए कि ये नेगेटिविटी यहाँ तक जा करके शनि के अधिकार क्षेत्र की है, जब वो यहाँ जाती है तो राहु और केतु की बन जाती है। क्योंकि शनि फिर भी दया और रहम करते हैं, राहु और केतु बिल्कुल रहम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको आपका प्रारब्ध पता है, उनको पता है इस आदमी को ये दंड मिलना चाहिए क्योंकि इसने पूर्व जन्म में ये किया। कर्म फलदाता कौन? शनि। लेकिन कर्म फल क्या है, क्या रिजल्ट इसको देना है, वो राहु केतु बताएंगे, शनि को नहीं पता। इसलिए इस राहु केतु को शनि के लेफ्ट राइट ये हैंड का, भाई तुम इसके क्या हो, तुम इनको बताओगे कि तुमने क्या क्या करना है, किस इंसान को एक तरह से उसको फल देना है, रिजल्ट देना है, जो भी चीजें। हाँ तो सर, ये शनि तो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो एक काम करते हैं कि एक क्रम में एक एक ग्रह के बारे में कि उससे क्या कलर एसोसिएटेड है और क्या उसका थोड़ा प्रभाव है, उसको करते हैं कि। जब जब हम जाएंगे किसी भी ग्रह के ऊपर, तो उस ग्रह की बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। और शनि से लोगों को ज्यादा डर, हम्म। राहु केतु से ज्यादा डर है। अब मैं आपको बताता हूँ एक डराने वाली बात, जो सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। शनि खराब होगा तो मकान बनाने के बाद दिक्कतें आ सकती हैं, मकान बिक सकता है, मकान बनेगा नहीं, किराए के मकान में रहोगे, हड्डियां टूट जाएंगी, फिर टूट जाएंगी, गाड़ी एक्सीडेंट होगी लेकिन आप बच जाओगे। केतु खराब होगा, औलाद नहीं होगी, घर में किसी की रिश्तेदारी में मनहूस खबरें मिलने लगेंगे आप। राहु खराब होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लग जाएंगे, बुद्धि आपकी जाम हो जाएगी, कर्ज ज्यादा लेना पड़ेगा। ये तो है शनि राहु केतु के खराब होने के परिणाम। इनमें कहीं भी आप मरे नहीं हो, जिंदा ही हो, खाली दुख भोग रहे हो। सबसे ज्यादा जो खराब करने वाले ग्रह है ना, वो है सूर्य और मंगल, दोनों अग्नि तत्व। ये पता है खराब होते हैं तो क्या करते हैं? शनि राहु केतु खराब होते हैं, बता देते हैं कि जी हम खराब हैं। जैसे खाना खाते हो तो बाल आ गया, छींक दिया किसी ने, तो कुछ इस तरह के अपशगुन। लेकिन जब सूर्य और मंगल खराब होते हैं ना, तो दो गाड़ियों के बीच में आदमी आकर के ऐसे पूरा पपड़ी बन जाता है, और घर वाले उसके लाश को खुरच के लेके जाते। कि क्या हुआ, कि जी एक्सीडेंट हो गया, कि जी सिर फट गया, कि जी फलानी मशीन से काम कर रहा था गर्दन ही कट गई, कि जी शरीर के 2 हिस्से हो गए, कि जी करंट ऐसा लगा कि बस एकदम शरीर जल के वही सुन्न हो गया। ये सूर्य और मंगल की करतूत है। अब आप मुझे बताओ, शनि राहु केतु से डरें कि सूर्य मंगल से डरे? लोगों को नहीं पता। बाप। जहां आपकी मृत्यु किसी ऐसी वजह से हो रही है जो बड़ी ही भयानक है, कि मीडिया वाले भी दिखाएंगे तो फोटो को यूं धुंधला करके कि नहीं बहुत ट्रावली, वो सारे के सारे सूर्य मंगल क्या है। सूर्य क्या है? गवर्नमेंट जॉब। मंगल क्या है? आर्मी। इसलिए जितने लोग आर्मी में बम फटने से मरे हैं, जितने लोग आर्मी के अंदर है किसी तरह से शहीद हुए हैं, ठीक है, हम उसको एक ये मतलब ले लिया कि भाई शहीद है देश के लिए, कि कोई ना कोई तो जाएगा, लेकिन कौन जाएगा, ये सारा का सारा आपका डिसाइड करता है सूर्य और मंगल। तो जैसा कि आपने बताया कि सूर्य और मंगल, ये मतलब। सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा खराब ग्रह सूर्य मंगल। जितने भी आप स्पोर्ट देखते हो, जितने अग्निकांड देखते हो, सारे सारे सूर्य मंगल की देन है। यही सबसे भयानक है। अब जो युद्ध चल रहे हैं, किनके बीच में टकराव है?
क्या यूक्रेन का आदमी लड़ने जाएगा दूसरे देश वाला? नहीं, वहां की सरकार ही लड़ती है। सरकार यानी सूर्य, मंगल यानी आर्मी। सारे तांडव भी सूर्य मंगल पर। सब अपने साम्राज्य के लिए लड़ते हैं, साम्राज्य सूर्य मंगल। समझ तो रहे? सर अगर सूर्य मंगल किसी का प्रभावित है तो। खराब है, उसके लक्षण जानो। सबसे ज्यादा आदमी वही पिटता है जिसके सूर्य मंगल खराब। मंगल खराब तो सबसे पहले भाई से बैर या दुश्मनी या आहित के लिए मन के अंदर ऐसे आएगा जैसे ये तो ना होता तो अच्छा। वो मंगल खराब की पहले नहीं। दूसरे के लिए आपके मन में ईर्ष्या और जलन आ रही है, मंगल खराब। आपके शरीर में खून की बीमारियां हैं तो मंगल खराब है। वो मंगल है क्या, पहले ये जान लें तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। हमारे अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जो शिफा का खून आता है वो मंगल। पीढ़ी दर पीढ़ी जो पिता का खून है वो क्या है, मंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो पिताजी के आपके पितृ हैं या उनके जो पुण्य कर्म है वो आपको मंगल के थ्रू ही मिलेंगे, उनके पाप कर्म भी आपको मंगल के थ्रू ही मिलेंगे। समझ रहे हो? और जो ननिहाल पक्ष के कुछ भी चीजें हैं वो आपको चंद्रमा यानी माँ के थ्रू मिलेंगी, दूध के लिए। समझ रहे हो? यानी खून और दूध यानी कि चंद्र और मंगल। समझ रहे हो? दोनों को लक्ष्मी योग बोलता है, लेकिन तब जब आपकी कुंडली के अंदर चंद्र मंगल दोनों अच्छी हालत में बैठ रहा। जिनके भी चंद्र मंगल दोनों अच्छे हों, चंद्रमा को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा घर का ये पैसा है, इसके अच्छे हुए बिना मंगल अच्छा हो ही नहीं सकता। या फिर यूं मान ले, मंगल तभी बुरा होगा जब चंद्रमा कहीं खत्म हो गया होगा पहले। हम्म। मंगल और सूर्य खराब कब होंगे, जब चंद्रमा पहले ही खत्म हो चुका हो। क्योंकि मंगल और सूर्य क्या है, गर्मी, और चंद्रमा क्या है, ठंडक। तो गर्मी अपना तांडव तभी मचाएगी जब पहले से ही ठंडक निपट चुकी हो, खत्म हो चुकी है। हम्म। तो जिन लोगों के भी यहाँ पिता बड़े जागीरदार रहे हैं, बड़ी जमीनें जिनके पास रही हैं, ठीक है, उनकी यहाँ मंगल अच्छा है। जिनके यहाँ ब्याज पे लोन पे पैसा चलता है उनके यहाँ मंगल अच्छा है। दूसरा, भाइयों में उसमें भी देखा जाता है जिनके पास बड़ी जमीन है उसमें भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें मंगल। हाँ, उसमें मंगल खराब क्यों हुआ? पिता बाबा दादा ने, मंगल ने उनको पैसा दिया, लेकिन धीरे धीरे करके चंद्रमा खत्म हो गया तो मंगल की दिक्कतें उनके यहाँ पैसा नहीं। हम्म। मैंने क्या कहा कि चंद्रमा और मंगल एक साथ चलता है। जब चंद्र खराब हो गया ना तो मंगल अपना बुरापन दिखाएगा, वरना मंगल अपना अच्छापन दिखाता जाएगा। भाई हर ग्रह के दो हिस्से हैं ना, अच्छा और बुरा। तो मंगल अपना बुरापन दिखाने लगेगा ना जब चंद्रमा खत्म हो जाए। चंद्रमा आप अच्छा बना करके रखो। अच्छा, एक चीज बताइए, आप इंडिया में हर जगह लगभग घूम लिए होंगे, मोटा मोटा, हम्म। ठीक है। शिव मंदिर ही क्यों है? कितने बड़े राजा महाराजा जागीरदार रहे, शिव मंदिर ही क्यों बनवाए? जरूरत तो आदमी को पैसे की है, सेहत की है, हम्म। तो वो सेहत के लिए हनुमान जी के मंदिर बना देते, रुपए पैसे के लिए विष्णु मंदिर बनवा देते। और उन्होंने किसके बनाए? शिव के। क्यों? क्योंकि ये मैंने कहा मंगल के साथ चंद्र चलता है, और चंद्र से रिलेटेड मंदिर किसके? शिव जी के। समझ गए? तो उन्होंने हर जगह बोला मंगल तो हमारे पास है ही, बाजू की ताकत है, साम्राज्य है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये अगर चंद्र खत्म हो गया ना तो ये मंगल अपने आप गिर जाएगा। यहाँ घर ही घर के अंदर लड़ाई और विवाद शुरू हो जाएगा। आपको महाभारत याद होगी। महाभारत में ये भी याद होगा कि जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होना था, पहले कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं तो सोमनाथ जा वहां पूजा करके आ। हम्म। अर्जुन आया ना सोमनाथ पूजा करने, क्यों? क्योंकि उनको पता है इसके पास मंगल तो है लेकिन उसको चंद्र भी देना जरूरी है। दोनों दोनों की पूजा कर, मंगल के हनुमान जी को तो प्रतिस्थापित कर दिया, और चंद्रमा को पूजा पाठ कर। तो सर अगर हम इसको समराइज करें तो जो चंद्रमा का तत्व है हमारे जीवन में वो माँ की तरफ से आता है और हाँ, वो मंगल का तत्व है वो हमारे पिताजी की तरफ से आता है। तो चंद्रमा का तत्व जो आप कह रहे हो कि धीरे धीरे खत्म हो जाता है इंसान का, तो ये लक्ष्य। उसके लक्षण क्या है और वो खत्म होता कैसे और उसको मतलब प्रिजर्व कैसे करें। देखो, सबसे पहले ये जान लें कि जैसे ही मान लो मेरे पास है कोई दूसरी चीज खत्म हो रही है, ये लिक्विड केस है ना, ये सारा चंद्रमा है।
और जितनी भी आपकी स्थिर प्रॉपर्टी है, जिसको आप यूं मान ले, जमीन हो गई, गोल्ड हो गया, भले आप गोल्ड को बृहस्पति में लेके जाएं, लेकिन सोना और जमीन दोनों की दोनों ही, देखो, धरती का पुत्र कहा जाता है मंगल को। इसलिए धरती यानी कि जमीन और जमीन के अंदर से निकलने वाली सारी ही चीजें मंगल की हैं। तो सोना चांदी भी जमीन से ही निकला है। भले ही चांदी को आप चंद्रमा की मानिए, नहीं माना जाएगा, वो एक तरह का फिक्स मेटल है, आपका इन्वेस्ट ही है, वो स्थिर इन्वेस्ट है, यूं माने। तो सोना चांदी जमीन की प्रॉपर्टी, जितनी आपकी रेंट की प्रॉपर्टी है, सारी सारी मंगल से रिलेटेड। अब आगे चल करके आप भले भले इसे डिवाइड कर लें कि भाई गाड़ी है तो चंद्रमा की है, फ्लाइट है तो हमारा शुक्र का हो गया, वो अलग बात है। मोटा मोटा हम देख करके चलें तो ये मंगल का है। और जितना भी लिक्विड केस है, जिसको कि आप गिन सकते हो कितना है, और जो अभी मैं लेकर करके जाऊं तो कहीं चल जाएगा, जो चल सकता है उतनी ही तेज गति से, जितनी तेज गति से चंद्रमा चलता है, ये पानी जाता है, तो समझ लो वो चंद्रमा का। अब ये जब डाउन आएगा तो ये अपनी उग्रता भी तो दिखाएगा ना मंगल। हम्म। कोई तो लक्षण होगा। पहला लक्षण ये है कि इंसान के अंदर धीरज खत्म हो जाता हम्म। है। दूसरा है वो दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि को दूरी बना लेता है, या उसके लिए टाइम ही नहीं होता, इतना बिजी हो जाता है। बिजी होने का मतलब क्या है? काम ज्यादा करेगा। काम ज्यादा करेगा का मतलब क्या है? शरीर का ही इस्तेमाल ज्यादा करेगा। इसका मतलब है मंगल को वो खुद ही प्रभावी बना रहा है, जिससे कि चंद्रमा खत्म हो जाए। जैसे आप अपने रीति रिवाजों को छोड़ दोगे, चंद्रमा खत्म हो जाएगा। जैसे आप अपने घर के आसपास किसी पुराने पानी के सोर्स को बंद करवा करके मॉडर्न बनने के चक्कर में वहां प्लॉट बना दोगे, कंक्रीट डलवा दोगे, है ना, तो उनका चंद्रमा। जैसे कि हैंडपंप, अगर पुराना हैंडपंप चल रहा है उसको बंद करवा दिया, पुराना कुआं है कोई घर में उसको बंद करा दिया। या फिर तालाब को ही भरवा करके आपने उसके ऊपर मकान बना लिया, तो ये चंद्रमा खाता हो। इसलिए हमारे यहाँ क्या किया जाता है, जब भी किसी के यहाँ लड़के का जन्म होता है तो जाकर के कुआ या तालाब की पूजा करती हैं, उनकी माँ करती है ना। वो परंपरा इसीलिए बनी थी कि बेटा आया है, मंगल तो आ गया, चंद्रमा भी ले। और तब वो वहां जाकर के क्या करती हैं, चंद्र मंगल दोनों की पूजा करती हैं। कैसे? वो गेहूं के साथ गुड़ मिला करके, गेहूं और गुड़ क्या है, सूर्य और मंगल, उसको कुएं चंद्रमा से मिलाती है कि इस गर्मी को इस ठंडक से मिला दो। चंद्रमा आपका जब जब खराब होगा, जब आपको ये लगे कि मुझे कर्ज लेना पड़ रहा है, क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो फिक्स है ये आप बेचना नहीं चाहते, और लिक्विड आपके पास बचा नहीं। हम्म। और जितने भी लोगों के पास स्थिर भूमि कोई नहीं है, जमीन नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन वो ऐसे है कि वो पनवाड़ी की तरह जाकर के देखते हैं, दिन के अगर 1,000 पान बेच दिए तो उनके हाथ में इतना पैसा आ गया। जिनका बैंक बैलेंस बड़ा है उनके चंद्रमा अच्छे हैं, और जिनके पास रजिस्टर के कागज बहुत ज्यादा है, समझ लो उनके मंगल बहुत अच्छे। चंद्रमा आपके खराब होते हैं जब आप अपने रीति रिवाजों को छोड़ देते हैं, जब आप झुक करके प्रणाम करना छोड़ देते हैं। चंद्रमा, मोदी जी को देखो, हमेशा हाथ में रखो, यूं झुक करके। क्यों नहीं? क्योंकि मंगल तो उनके अंदर है, चंद्रमा उनको चाहिए साम्राज्य चलना। तो सर अगर इसकी बात करें, ये अंबानी ब्रदर्स की, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, तो अभी तो दोनों में काफी टकराव है। और आप दोनों का फेस कर देखिए, ठीक है, हमने इस पर पूरा रिसर्च कर रहे थे, पर मुझे हम बता देते फेस पर देखिए। अंबानी का फेस कट है बुध का, गोल है ना पूरा। अंबानी का फेस कट है पूरा गोल है। मुकेश का, है ना, दो हाँ। मुकेश का फेस कैसे एकदम गोल है, हम्म। यानी वो हुआ बुध का। और ये जो इसके भाई हैं, ये थोड़े से लंबे फेस कट के हैं, यानी कि ये हुए मंगल के। हम्म। अरे बात समझ में, तो बुध वाला बिजनेस और मैनेजमेंट को मंगल वाले से ज्यादा अच्छे से कर सकता है। इसके दो रीजन है कि बुध को चाहिए चंद्रमा, चंद्रमा क्या, धीरज और मार्केट की समझ। और मंगल के अंदर क्या होती है, गति। आप जाकर के देखें, चूरू झुंझुनू, ये जो राजस्थान का बेल्ट है, जहाँ के लोग बहुत ज्यादा आर्मी में जाते हैं, वो हमेशा तेज चलते हैं। गुजराती में क्यों? क्योंकि गुजराती मतलब हाथी, हाथी मतलब बुद्धि, समझे? हाथी की यहाँ एक मरकट मणि होती है जिसके अंदर बुद्धि की देवता, गणपति भी बुद्धि की देवता, बुद्ध भी बुद्धि के ही देवता। तो मुकेश अंबानी का वो बुद्धि वाला एरिया बहुत भारी है, और इनके भाई का यहाँ मंगल है।
मंगलबद्ध जिनका या खराब या बुरा जिनका होता है, वो लोग अमीर तो बनते हैं, लेकिन एक शोषण के बाद अमीर बनते हैं, कि उनकी शुरुआत की जिंदगी में बड़ा स्ट्रगल और ये सारा रहा। तो वो इन दोनों भाइयों का ही रहा हो। अभी तो इनके पिताजी ने इतना स्ट्रगल देखा, लेकिन उसके बाद जहां मुकेश ने वो सारी चीजें संभाल ली, क्योंकि उसके चंद्र और बुध अच्छे हैं, तो ये जो दूसरा भाई है इसका कहीं ना कहीं मंगल केतु है, जिसकी वजह से इसको बड़ी तेजी रहती है चीजों में, उसकी वजह से इसमें खराब। हम्म। और दोनों में सर टकराव हुआ है, वो किस, उसका भी ग्रह से कुछ संबंध है? गुरुजी ने कहा मंगल खराब है, मंगल का मतलब भी भाइयों में टकराव, हम्म। समझ गए हम? हाँ। Okay. मतलब चीज और, मंगल का मतलब है गर्मी। तो राजस्थान में जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां तांबा निकलता है, मंगल की मेटल निकल रही है। उसी बेल्ट से लोग जा जा करके आर्मी में लग रहे हैं, तो वहां मंगल का प्रभाव है ना, तो वहां के लोगों के ऊपर भी प्रभाव है, वो जा जा करके आर्मी में ज्वाइन हो रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं। वो कभी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे कि थोड़ी सी भी बढ़ने वाली चीज हो। अब उसी के आसपास का बेल्ट है, ये तो मंगल का बेल्ट होगा, उसी के ठीक आसपास का बेल्ट है, जहां इतनी गर्मी नहीं पड़ती, थोड़ी पानी की व्यवस्था है, वहां सौंफ उगती है राजस्थान में। तो सौंफ हो गया मंगल प्लस बुद्ध, बुद्धि भी और गति भी। तो वहां से निकल करके दुनिया भर के मारवाड़ी और दुनिया भर के बिजनेसमैन राजस्थान के विश्व के कोने कोने में गए, क्योंकि उनके पास बुद्ध भी है, मंगल भी, गति भी है और बुद्धि भी है। और जिनके पास खाली गति है, उनके दोनों तरफ ऐसे घोड़े की तरह पट्टे लगा दिया, आर्मी में ज्वाइन करिए, सरकार उनको दे रही है। हम्म। वो जो गुस्से वाले हैं वो सरकार और आर्मी, यानी फिर सूर्य मंगल। और ये जो अपनी बुद्धि लगा करके गया, गति लगा करके गया, ये चंद्र और मंगल, पूरी दुनिया के हर हिस्से में। तो सर अगर जब ग्रहों की बात करें कि ग्रह नेगेटिव में वर्क कर रहे हैं आपके लिए या नेगेटिव में हैं, तो ऐसा भी होता है कि इसमें कलर का तो बहुत प्रभाव होता ही है, हर ग्रह को हम एक एक कलर से लेके चलते हैं, साथ ही साथ में ऐसा खान पान भी होता है जिसको कि हम ग्रहों से एसोसिएट कर सकते हैं कि भाई अगर आपका मंगल भारी है तो आप ये इस चीज का सेवन ज्यादा करो या इस चीज का सेवन कम करो। अमित सुनो, हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे पास एक चीज बड़ी ही सीमित है, वो है समय। ठीक है, हम आपको बड़ी ही ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि बजट में ही सारी चीज दे देता, तो मैं एक बंडल दे देता हूँ जिसमें आपके सारे प्रश्न ग्रह नक्षत्र के कवर हो जाएंगे। क्योंकि हमने इतने सेमिनार, इतने क्लासेस करी है कि हमें पता ही है मोटा मोटा क्या प्रश्न है। हम्म। तो मैं आपको सरसों का तेल सनी का होता है, सब जानते हैं। हम्म। बाकी ग्रहों का भी तो कुछ ना कुछ होता होगा। हम्म। सोडा आपका रहा होगा, केतु की सारी खट्टी चीजें। इसलिए जब भी कोई लेडीज माँ बनती है, तो उसका खट्टा खाने का मन करता है, हम्म। क्योंकि केतु की ओर आप बन रही हो। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। साउथ अफ्रीका में जाके देखोगे, वहां मीठा खाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि वहां गर्मी इतनी ज्यादा है मंगल की, कि वहां केतु टिकेगा ही नहीं। इसलिए वहां वनस्पति नहीं है, खाली माइंस है। तो ये आपका भौगोलिक परिस्थितियों का भी, ज्योग्राफिकल भी असर पड़ता है। फिर आपका शुक्र पे जाओगे तो वो दही है, यानी हर ग्रह की कोई ना कोई ऐसी चीज है। सोयाबीन है, वो शुक्र का है। तो सारी सारी चीजें जो हैं, खाने पीने, आपके आसपास जितनी चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें, भले वो आपका कपड़ा है, ये पहनने का, आसपास में आप जो मर्जी देख रहे हो, आपका सोफा है, टी शर्ट है, कवर है, जो माइक है, फोन है, जो भी चीजें, सारी कोई ना कोई ग्रह से कनेक्टेड ही है। आप 10 चीजें बताओ, मैं 10 चीजें बता दूंगा कि ये फलाने ग्रह की। हम्म। घड़ी है तो राहु की, उसके अंदर जो सुइयां हैं तीन, वो केतु की। तो अच्छा। ऐसी चीजें चलती। अब आप देखोगे घड़ी के अंदर भी लोग ऐसे डायल लगाते हैं कि पीछे ग्रीन कलर हो, येलो कलर हो, कौन सा बेल्ट यहाँ बांधो, लेदर का कि सिल्वर का, कि चेन हो पट्टी में। तो उसका भी बड़ा असर पड़ता है। ये चौकोर होनी चाहिए, वो बहुत बड़ी चर्चा। अब दूसरा इस पे आ जाते हैं कि कलर का कितना इफेक्ट पड़ता है। ग्रह नक्षत्र के हिसाब से कलर का इफेक्ट पड़ता है 5%। जो पड़ता है आपके ओरा में ही ग्रह की एनर्जी है। और आप जो कपड़ा पहनते हैं वो आपकी ओरा को ही टच करता है। हम्म। लेकिन आपकी ओरा को कपड़े से ज्यादा आप क्या सोचते हैं वो। हम्म।
करते हैं? आप जो सोचते हैं वो आपकी ऑरा को आपके कपड़े के रंग से भी ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे आप नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन निकलने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव, तो वो कपड़े का तो कोई असर ही नहीं रहा। कपड़ा खाली इसी एक ग्रह की ऑरा को बढ़ाने का काम करता है। ये मंगल की ऑरा मैंने मान लो पहन ली, सूर्य पहना, सूर्य की ऑरा मैंने पहन ली। अब अगर मैं सोचने लग गया कुछ भी ऐसा कि बड़ा ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा घूमने फिरने का, तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य से संबंधित घूमना फिरना, यानी कि गवर्नमेंट मुझे एक ऐसा पैकेज दे दे जिससे मैं टूर करके आ जाऊं, क्योंकि यहाँ सूर्य और घूमना एक साथ हो गया। कि मैं व्हाइट पहन के रखूं। आप देखो कि जितने लोग गोवा जाते हैं तो वो स्पेशल कपड़े खरीदते हैं कि भाई हम गोवा जा रहे हैं या हम कहीं घूमने जा रहे हैं बीवी बच्चों के साथ। एक तो होता है ना तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हाँ जी। वो कपड़े होते हैं। घूमने भी आप वहां ही जा रहे हैं, लेकिन वहाँ कपड़े अलग है, यहाँ कपड़े अलग होंगे। और कैसे होंगे? जिनके ऊपर बड़े बड़े फूल बने हों, है ना, रंग बिरंगे। क्यों? क्योंकि वहां जाकर के आप मन को रंग बिरंगा करना चाहते हो, रोकना नहीं चाहते। हम्म। मन को रोकना कहाँ चाहते हो? तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा। तो वहां जाकर के आप सफेद पहन, कि बस मन कहाँ होना चाहिए? उला मन मन में ही होना चाहिए, सफेद। और यहाँ मन कहाँ होना चाहिए? फूल जैसे खिलना चाहिए, या इस तरह की उसके अंदर फ्रेगनेंस होनी चाहिए, हर तरह से मौज मस्ती वाली। तो आप जो पहनते हो वो सबसे ज्यादा आपके मन को प्रभावित हाँ। करता है। ये बात समझ में? और जब आप किसी से मिलने जाते हो तब सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह का ड्रेस कोड पहन के चले। इसीलिए आप देखोगे इंडिया के अंदर पुलिस के पास क्या है? खाकी रंग। क्योंकि हमारे यहाँ सारी पुलिस बेस ये है कि तुम्हारी बाजू में कितना बल है, कि तुम्हारे अंदर बल है तो तुमने पकड़ लिया, नहीं है तो भैया तुम गाड़ी उसके पीछे दौड़ाओ। क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतना कुछ नहीं है अभी तक। नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है तो राहु नहीं है, राहु नहीं है। और जिन सेक्टर के अंदर राहु है यानी टेक्नोलॉजी है, वहां आप देखोगे नीले रंग की वर्दी है पुलिस। और आप फॉरेन में भी चले जाओ, वहां भी पुलिस कौन सी रंग की वर्दी पहनते हैं? काले नीले। ठीक है ना, क्योंकि वहां सारे टेक्निकल किस पे चलता है? सारा का सारा आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन पे चलता है। समझ रहे? मोटे मोटे कानून के किससे? सॉफ्टवेयर से होता है। लेकिन ठीक इसी तरह से आप इंडिया के अंदर चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर, कहते हैं कि अंग्रेजों के टाइम के सफेद पड़े हैं इसीलिए सफेद पड़े हैं। वो इसीलिए सफेद नहीं है, वहाँ की सारी चीजें, क्योंकि वो समुद्र के तट का एरिया है, तो समुद्र सारा पानी है, यानी कि आपका चंद्रमा है। तो वहां की पुलिस ने भी कौन से रंग के कपड़े पहन लिए? सफेद। तो उसका ज्योग्राफी का इफेक्ट। आप छत्तीसगढ़ में जाओगे, वहाँ थोड़ा ये आपका क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ की जो पुलिस है उसका जो रंग है उसमें आपको थोड़ा ग्रीन ज्यादा मिल जाएगा। हम्म। और इन पुलिस के ऊपर जो एक पुलिस होगी उसकी टोपी और वर्दी सारी रेड कलर की होगी, ये वो इंसान हो गया ऐसा मान लो, तो वो मंगल के ऊपर मंगल हो गया। ये सारी चीजें इस तरह से चलती। कलर का तो ये हुआ। कलर का मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जितने भी स्कूल वैन है सारी येलो कलर की है, क्योंकि येलो बृहस्पति का है। और स्कूल जैसे जितने इंस्टीट्यूट है सारे पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, तो बृहस्पति का। मान लीजिए आपका शनि खराब है, आपकी ओरा में शनि की ओरा पड़ जाएगी। अब शनि ने आपसे पैसे खर्च करवानी, ये किस तरह से यूनिवर्स चलता है ये देखना। तो क्या करेगा, ऐसे आदमी के पास आपकी ओरा चली जाएगी जो पहले से ही ब्लैक कलर का कोट पहन के बैठा हो, यानी शनि का, और शनि की ही पढ़ाई करके बैठा हो। आप उसको पैसे दे के आओगे, आप उसके पास हर रोज जाओगे, आपकी शनि की ओरा और बढ़ेगी, आप और दुख पाओगे। मतलब किसी वकीलों के पास। ब्लैक कलर की ओरा बढ़ गई ना, शनि खराब है, तो कोर्ट वकील के पास जाओगे, उसने भी ब्लैक कोट पहना है, उसी तरह की पढ़ाई लिखाई करी। जब आपका बुध खराब होता है तो आपकी बीमारियां होती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है। जिनके भी यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज्यादा होती है उनके यहाँ बुध। तो आप जाओगे, जिसने हरे रंग का पर्दा लगा करके बैठा हुआ है डॉक्टर है, उसके पास जाओगे, उसको पैसे दे के आओगे, आपके पैसे लग रहे हैं, उसकी कमाई हो रही है। आपका राहु खराब हो गया तो ब्लू कलर की एनर्जी खराब हो जाएगी, आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके खराब होने लग जाएंगे। और जो यही नीले रंग का पर्दा या दुकान या फर्नीचर लगा करके राहु की पढ़ाई करके, राहु का मतलब होता है जैसे सोना आपकी धातु है बृहस्पति और सूर्य की, लोहा है शनि की, ठीक इसी तरह से जो रांगा होता है किसी भी डिवाइस के अंदर जो टांके लगते हैं आपस में, वो रांगा या लेड से लगता है, राहु की होगी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक काम करने वाला कारीगर है उसके पास राहु की एनर्जी है। आपका राहु खराब, आप उसके पास जाओगे, उसकी कमाई होगी, आपका पैसा गया।
ठीक इसी तरह से जो बहुत ज्यादा हुड़दंगबाजी या लड़ाइयां करेगा उसका मंगल एक्टिव हो गया, तो मंगल की जो पुलिस बैठी है वो कमाइयां करेगी। तो हर तरह का ये सेक्टर बना हुआ है। आपका जो ग्रह खराब है तो उसको आप सामने वाले को देख के आओगे, हम्म। समझ लो? अब आपका मन पे नियंत्रण नहीं, मन पे नियंत्रित नहीं, आप इमोशनल हो गए। आप किसी के लिए रो रहे हो, कोई आपके लिए रो रहा है, परिवार में आपने अच्छे डिसीजन नहीं लिए, फिर आप कहीं प्रॉपर्टी लिख के दे देते हो, कोई आपको तंग करता है, ये सारी चंद्रमा की खराबी है। अब आप ये किसके पास जाके ठीक करवाते हो? चंद्रमा की खराबी। मेडिटेशन, ध्यान, योग, वो जो सफेद रंग के कपड़े पहनते थे, हम्म। समझ? सारी चीजें इस तरह से, रंग को इस तरह से आप डिफाइन कर लो कि रंग यानी प्रोफेशन। इसलिए हमारे यहाँ इतने भी लोग आते हैं ना, उनको हम बोल देते हैं देखो आप जो मर्जी कपड़े कलर पहनो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप तो पहनोगे, आपकी वाइफ जो सजेस्ट करेगी कि ये पहन लो, ये आपको अच्छा पहनते ही नहीं। और वो क्या 70% मेरे पास आते हैं वो पहनते ही नहीं अपनी मर्जी से। हम्म। तेजी ये फोटो दिखाऊंगा, वो कहेगी ये कलर आप पे जचता है तो मैं पहन लूँ। हाँ। समझ लो? तो हम क्या करते हैं, उनको दो रंग लिख के दे देते हैं पर्टिकुलर कि ये 7 दिन में आपने ये ड्रेस कोड रखा। घी के नीचे का जो हिस्सा है वो सारा पाप ग्रह का है, शनि राहु केतु का है। ठीक है, यूरिन वाला एरिया सारा का सारा केतु का है, थाई से लेकर के तुमियों तक आपका शनि का है, और घुटनों से नीचे का सारा हिस्सा आपका राहु केतु दोनों का है। तो यहाँ तो कोई और रंग चढ़ाने का मतलब ही नहीं है। अब लोग ग्रीन कलर की स्लीपर पहन लेंगे, रेड कलर की स्लीपर पहन लेंगे, तो उनके तो बुध केतु मंगल खराब होने ही है, ये नहीं पहनने चाहिए। हम्म। और ज्यादातर जिन लोगों के घरों में इस तरह की दिक्कत चलेगी बुध केतु मंगल की, वो लोग यही पहनेंगे। वहां सिर्फ ब्लैक पहनो भाई, या फिर चमड़ा पहनो, क्योंकि चमड़ा यानी पशु की खाल यानी कि केतु, और फिर ठीक। इसलिए नाभि के नीचे हम सजेस्ट करते हैं हमेशा खाकी कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, इस तरह का। और जो शर्ट का कलर रहता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि वो आपके मन को नियंत्रित करता है, जो आपके हार्ट की साइड, वो आपके बोलने चलने फिरने, सूर्य और बृहस्पति यानी आपकी बुद्धिमत्ता को, और आपके बुद्ध यानी आपके बौद्ध, इन सब चीजों को दिखाता है। तो सर अगर इसको समराइज करें जो आपने बोला, सॉरी, कि हम जो चप्पल या जूते पहने, तो वो आप कह रहे हो कि ब्लैक कलर या फिर चमड़े का, है ना, इसको पहने तो चाहे हमारे ग्रह कोई भी हो, हमारा वो ग्रहों को नियंत्रण कर देगा, क्योंकि हमारा जो पैर है वो राहु केतु है। और जो हम ट्राउजर वगैरह पहने नाभि के नीचे, जैसे ट्राउजर हो गई या जीन्स हो गई, वो भी आप कह रहे हो कि ब्लैक कलर की पहने, और ब्लू ब्लू भी पहन सकते हैं? नहीं। देखो होता क्या है, राहु की दो रंग है, एक पॉजिटिव वाला राहु है, एक नेगेटिव वाला राहु है। हर ग्रह के दो पार्ट है। तो राहु जो नेगेटिव है ना वो ब्लू कलर का है। हम्म। वो आपकी चेतना को सोखने का काम करता है, तो आपके शरीर की जीवन शक्ति को सोखने का काम करता है। वो नीला रंग है। भारत में नील की खेती अंग्रेजों ने इसलिए नहीं करवाई थी, उनको बेनिफिट है इसलिए करवाई, क्योंकि 2 साल के अंदर जमीनें बंजर हो जाती है, और भारत के पास सबसे बड़ी आमदनी ही नील की खेती है। उन्होंने ही एक तरह की चीज बना दी कि भाई खेती के अंदर अगर नील की खेती करेंगे तो इनकी जमीनें खराब हो जाएंगी। तो ये अंग्रेजों के लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि भारत जी किस पर रहा था, खेती पे, और उसकी खेती खराब हो जाए। तो जहां नीले रंग की खेती करने से, नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाती है 2 साल में, वो नीला रंग आप पहनोगे तो आपकी चेतना कमजोर पड़ जाएगी, आपका ऑरा डिस्टर्ब और खराब हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी ऑरा के अंदर सिर्फ एक कलर बचता है, ब्लू कलर, मरता है। और जब भी हमें कोई चोट लगती है या कोई इंसान जहर पी ले या जहरीला कोई जानवर काट ले, वो हिस्सा भी नीला पड़ जाता है, यानी मृत्यु। जब भी कोई तांबे का या पीतल का बर्तन बहुत ज्यादा खराब मिले या जंग लग जाता है, नीला पड़ जाता है। दही को कई दिनों के लिए रख दो खराब हो जाएगा, तो लास्ट में उसकी चारों तरफ नीले रंग की किनारी बन जाती है, नीला रंग यानी मृत्यु। लेनो क्यों नीला? राहु के पॉजिटिव वाले रंग भी तो है। राहु होती है किसी भी पेड़ की जड़, यानी कि ब्राउन कलर, वो लीजिए। वो चीजें जो दिमाग को बड़ा रेस्ट देती है, दिमाग वाला पूरा हिस्सा किसका है, राहु का। तो ब्राउन कलर की क्या है, कॉफी, वो कॉफी का कलर भी। और कॉफी, पेड़ की जड़, ये सारी की सारी चीजें राहु में मिलती हैं, राहु की ही है। चॉकलेट भी राहु की है। जितनी ब्राउन कलर के प्रोडक्ट बाय नेचर आपको मिलते हैं, सारे राहु के। भले वो चाय हो, अब चाय बनाने के बाद राहु की है, पहले नहीं। तो पहले उसका रंग ऐसा है ही नहीं, और वो पत्तियों से बनी तो वो बुद्धि।
इस तरह से ये सारी चीजें से आप इसे खाली एक नीली जींस पे ना जोड़े। दूसरा मैं बताता हूँ जूतों का। जब हम किसी के यहाँ विजिट करते हैं तो मंगवा लेते हैं, भैया पिछले 3 साल में तुमने किस किस तरह के डिजाइन के जूते पहने। सिर्फ ब्लैक पहनने से नहीं होता, ब्लैक के भी आगे की शेप बड़ी मैटर करती है। चौकोर है, नुकीली है आगे से, या इस तरह का तुम शेप पहन रहे हो, है ना। उसकी भी एक शेप होती है। जैसे घड़ी की है, घड़ी का डायल कैसा है, अंदर रंग कैसा है बैकग्राउंड का, वो तुम बांधते हो वो फिकता है कि चेन है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। ठीक इसी तरह से आपके जूते में भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप जो शर्ट पहन रहे हो उसका कॉलर बड़ा मैटर करता है, इस तरह का आपने पहना हुआ है। अच्छा, नीचे से कट पहना है या नीचे से चौकोर पहना है, वो भी सारी चीजें। आप जो भी चीज सेलेक्ट करते हो ना, कि जो मैं तुम बाजार में ये 10 चीज दे के आया पर मैंने सेलेक्ट ये करी, वो जो आपने सेलेक्ट करी वो आपने सेलेक्ट नहीं करी, वो ये राहु वाले फंक्शन ने सिलेक्ट करवाई कि प्रभु जी ये वाली आकृति का पहनोगे तो ये वाला ग्रह या तत्व तो तुम्हारा बढ़ेगा घटेगा, वो तुम्हारा ये अच्छा या बुरा करेगा। राहु अगर तो अच्छा चल रहा है तो तुम्हारा सब कुछ बढ़िया करेगा, राहु अगर खराब चल रहा है तो खराब करेगा। और राहु किन के साथ मिलके चलता है, तो ये पांचों तत्वों के साथ मिलके चलता है। अब यूं नहीं है कि कोई बोल देगा कि तो राहु राहु के बारे में बता रहे हैं, राहु नहीं है भैया। राहु हर ग्रह के साथ मिलकर के चलता है। राहु करंट है, राहु विचार है। तुम्हारे विचार तो माँ के बारे में होंगे तो चंद्रमा, तो चंद्र राहु मिल गए। भाई के बारे में तो मंगल राहु, पिता के बारे में तो सूर्य राहु, सरकार के बारे में तो भी सूर्य राहु। हर तरह के विचार क्या है, राहु। वो किस चीज के बारे में उपज रहे हैं, उस ग्रह का भी हिस्सा उसमें आ गया। हम्म। समझ, ये सारी। राहु मतलब कोई भी चीज अचानक से हो, कुछ भी हो, तो विचार क्या है, अचानक से ही आता हम्म। है। हमारे शरीर की ऊर्जा या करंट भी क्या है, राहु ही है। अभी मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आप रुक रहे हो। जब मैं क्लास लगाता हूँ तो कंटिन्यू में ही बोलता रहता हूँ 4 घंटे। इतनी अगर कहाँ से आती है, क्योंकि वो राहु, वो जब हम गुरुकुल में रहे हैं तो वहां 2 तरह की साधनाएं होती हैं। एक माँ शारदा की और दूसरी माँ बगलामुखी की। ये दोनों साधनाओं के बिना आप वाक पटुता या फिर ज्योतिष शास्त्र में कामयाब, या यूं माने उस ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सकते, पहले करनी पड़ती। उससे आपके अंदर एक ऐसा सिस्टम बन जाता है, एक ऐसी और एक ऐसी डिवाइस बन जाती है कि उसके बाद आपके अंदर जो विचारों में से विचार होता है, उनके अंदर से मंथन होकर के चीजें बाहर आने लगती है। हम्म। ये हम्म। सर, आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है मतलब कि हमने काफी ज्योतिष शास्त्र के वीडियो देखे, पॉडकास्ट देखे और काफी लोगों से चर्चा करी, लेकिन जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे मिल रही है, जिस तरह की नॉलेज आपसे मिल रही है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। क्योंकि इन सब डायरेक्शंस में काफी बार हम लोगों ने सोचा ही नहीं, मतलब हम खाली यही करते कि भाई इसका ये प्रभाव है और इसका ये उपाय कर लो, ये ठीक हो जाएगा या उसका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये बाकी चीज। मैं मैं आपकी बात बीच में काट के एक बात बताता हूँ। आपको क्या लगता है, जितने भी लोग पूरी दुनिया को वर्ल्ड वाइड चला रहे हैं, 5 से 10% लोग, वो लोग उपाय करते हैं? क्या करते हैं? वो अपना एक डाइट चार्ट फिक्स करें कि मेरे ये 4 ग्रह अच्छे हैं, मैंने इन 4 के अलावा 5वें का कुछ खाना ही नहीं है। जब मेरे अंदर है, जब मैं पैदा हो रहा हूँ और परमात्मा ने मेरे अंदर परोसी इन 4 ग्रहों की चीजें हैं, और ये 4 ही ग्रह मुझे बलवान करने हैं। हम आदमी फंसते कहाँ पता है, मेरा तो शुक्र नीच का है, मेरा तो बृहस्पति नीच का है, तो मैं तो उसका स्टोन पहनूं, तो मैं तो उसके मंदिर जाऊं, तो मैं तो उसके व्रत करूं। बस तुम वहीं फंस जाते हो। भैया जो कह रहा है कि मैं नीच का हूँ, तो तुम उसके अंदर और क्यों घुसा जा रहा है, क्यों उसको उच्च करने के पीछे हो? या तो तू दोबारा जन्म ले ले उस टाइम पे जाकर, जब वो उच्च का हो रहा है। क्योंकि जब तू पैदा हुआ तभी वो नीच का था, तो वो क्वालिटी तेरे अंदर दोबारा थोड़ी आ सकती है। अब जितने लोग बृहस्पति नीच के हैं, किसके हैं, बृहस्पति नीचे। नीच के हैं, सारे के सारे सुनार हैं। सारे के सारे। सुनियारे हैं, सुनार हैं, अच्छा। ज्वेलर्स हैं। हाँ। तो बृहस्पति नीच के हैं ना, तो बृहस्पति की चीजों के अंदर एक खोट मिला मिला करके काम करेंगे, अगले जन्म में फिर बृहस्पति नीच का होगा। कोई एजुकेशन सेक्टर लगा के बैठा है तो उसके अंदर जब तक खोट मिलाएगा नहीं तब तक वो कमाएगा नहीं, तो उनके बृहस्पति नीच के हैं। उनके बच्चों के बृहस्पति जरूर उच्च के मिल जाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी मिल रही है बनी बनाई। तो बनी बनाई प्रॉपर्टी जिसको मिले बृहस्पति उच्च का, और वो जो बना रहे हैं उनके पिता बाबा दादा बैठ करके, उनके बृहस्पति आपको नीच के नहीं। अरे बात समझ में, जिसका आपको चंद्रमा नीच का मिले, वो पता चला वही पूरे शहर को पानी सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नीच का है तभी तो सप्लाई कर रहे हैं दूध और पानी, हम्म। अभी तो इसमें मिला रहे हैं।
जिस ग्रह में आपने जो मिलावट कर दी वो आपका खराब हो गया। और आजकल के एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहे हैं, ये जो चंद्रमा का काम है इसको सोचते हैं कि बृहस्पति का काम है एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष। बृहस्पति का होता तो मैं यहाँ यज्ञ कर रहा होता, कर्म कांड कर रहा होता। कर्म कांड और यज्ञ करना, वेद पाठ करना, वो बृहस्पति के काम है। हम्म। एस्ट्रोलॉजी आप किसी के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हो, किससे लड़ रहे हो आप जिस चीज से लड़ रहे हो ना आपका काम उसी तरह का है। वो सोने से लड़ रहा है तो उसका काम हो गया। मैं किससे लड़ रहा हूँ, सामने वाले की किस्मत या मैं उसकी किस्मत चलाने वाली उसकी कोई देवी या शक्ति है, मैं उससे के विरुद्ध जाकर के उसको रेमेडी दे रहा हूँ कि ये कर लोगे ये हो जाएगा, ये कर लोगे ये हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, वास्तु उपचार करके उनके देवताओं के विरुद्ध जा रहा हूँ। देवताओं के विरुद्ध जाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा या देवीय शक्ति में ही है, जिसको हम चंद्रमा या मून प्लेनेट बोलते हैं। तो ये जितना काम है एस्ट्रोलॉजी वास्तु का सारा आप किसी को भी कंसल्ट कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु या भाग्य से रिलेटेड, सारा काम चंद्रमा का है। इसके लिए आपके भी देवीय कृपा होनी चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले के ऊपर भी एक देवीय कृपा करने जा रहे हम्म। हो। जो होगा वही दोगे ना। आपके पास देवीय कृपा का सोर्स होगा तो आप सामने वाले को देवीय कृपा दे पाओगे। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं इनको अपना चंद्रमा अच्छा रखना चाहिए। और ये करते हैं कि पुखराज पहन लिया, यहाँ कोई दिख रहा है आपको नवरत्न? किसी भी इवेंट सेमिनार में हम जाते हैं हम नवरत्न पहनते ही नहीं। कि भाई क्या जरूरत क्या है, जब मेरा सही नहीं है इसका मतलब मैंने पहना, और जब मेरा सही नहीं है मैंने पहन रखा है, तो तुम्हारा कैसे सही कर दूंगा? मेरे को खुद का इतना सही कर लेना ना कि ग्रह नक्षत्र मेरा कुछ बढ़िया हो। ये बात है। समझ रहे? तो ध्यान, योग, साधना, समाधि, यम, नियम, प्रत्याहार, ये सारी चीजें आप कंट्रोल में रखती हैं। हम्म। समझ रहे हो? जो हम्म। जैनिज्म, जैन धर्म में सारी बताई। यहाँ से आप एक और बनाना शुरू करो कि भैया चंद्रमा का काम है तो चंद्रमा की चीजों पर क्या है। रही बात की ये चीजें अलग क्यों है, हम जिस गुरुकुल से पढ़े हैं वहां से जो है वो पढ़ लिया हमने, उसमें ना कुछ मिला या ना हम मार्केट वाली किताबें पढ़। जिस हम्म। स्टूडेंट को मैं उनको बोलता हूँ भाई, वो बोलते हैं किताब कौन सी लेके आए, मेरे बोले तुम जो मर्जी ले आओ, मेरा कोर्स पूरा हो जाने दो उसके बाद ले आओ। ताकि तुम्हें फिर पता ही नहीं चले कि तुम पढ़ क्या रहे हो और कितना लिखा है इसमें। तुम तो यूं कहोगे कि हमने जो पढ़ा उसके बाद हमें इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक लाइन लिखी है आपने 4 लाइन लिखाई है। वो जो बनाते हैं वही उनके नोट्स होते हैं। हम अपनी तरफ से कोई पीडीएफ कुछ नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? कि हमने किसी और की पीडीएफ या बुक भेजी इसका मतलब है आपने उस इंसान के विचार ले लिए। किताब कोई आदमी छापेगा ना, हम्म। उसके विचार, उसके विचारों में मिलावट भी हो सकती है या मिलावट होती है और नहीं भी होती। आपने पढ़ लिया कुछ और कुछ ऐसा पढ़ दिया जो पुरानी चीजें जो आपने पढ़ी है उनको जाकर के टक्कर मार दे। टक्कर भी ना मारे, पढ़ने का मतलब आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं पीछे के दिमाग में वो सेव हो गया, कहीं प्रोडिक्ट करते टाइम वो रूल लग गया, तो हम्म। वो जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो दरा का दरा रह जाएगा। इसलिए इस तरह का कोई काम नहीं करना कि मार्केट में ये आ रहा है मार्केट में वो जा रहा है। जो यहाँ दे दिया पूर्वजों ने वो लेकर के तुम यहाँ आ जाओ बस। क्योंकि उन्होंने जो दिया है ना, बहुत सारे लोग वास्तु में बोलते हैं, मैं आपको बता दूं वास्तु में अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं कि घर के आगे गणपति नहीं रखने चाहिए। अभी नए नए लोग आए कि गणपति नहीं रखने चाहिए। शंकर भगवान ने के घर के आगे रहे थे तो देखो क्या लड़ाई हुई थी। ये वो पहली चीज, तुम्हारा घर पार्वती शिव का घर नहीं है, हम्म। तुम अपने घर के आगे रख सकते हो। ठीक हम्म। है। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कुंजवत केतु, कि मंगल के जैसे ही केतु है। तो भले ही तो तुम पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा लो, भले ही तुम गणपति की फोटो लगा लो, दोनों एक ही बात है। अब हनुमान जी की लोग इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वहां से सिर्फ बल मिलता है, एक लोगो बना हुआ है कि बल है। लेकिन गणपति में क्या है, बल और बुद्धि दोनों। गणपति को भी आप देखोगे मुंबई के अंदर सिंदूर चढ़ता है, हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ता है। गणपति को लड्डू चढ़ता है, इनको भी लड्डू चढ़ता है। हाँ, फर्क कहाँ है, हनुमान जी को तुलसी चढ़ती है, क्योंकि मंगल के हम्म। दुश्मन है लेकिन फिर भी चढ़ती है। लेकिन केतु के हैं गणपति, और केतु और बुध पक्के दुश्मन है, इसलिए केतु यानी गणपति को तुलसी बुध की नहीं चढ़ती। हम्म। समझ रहे हो? हम्म। वो दुश्मन है ना आपस में, तो उनको वो चीजें नहीं चढ़ती। जैसे शंकर भगवान को क्या नहीं चढ़ता, शंकर भगवान को अ, हल्दी नहीं चढ़ती। हाँ? हल्दी हल्दी नहीं हल्दी। चढ़ती।
अब मैं बोलूं हल्दी नहीं चढ़ती क्योंकि ये चंद्रमा के हैं तो बृहस्पति नहीं चढ़ता, तो लोग कहेंगे कि रहने दो बृहस्पति चंद्र तो गज केसरी बना। तो गज केसरी में कितने लोग दुखी हैं, एक बार जाके देखना। मैं गज केसरी आपके यहाँ कंफर्म कर दूं। गज का मतलब क्या है? हाथी। हाथी। केसरी का मतलब केसरी। शेर। शेर। हाथी और शेर हाँ, नहीं साथ चल सकते। नहीं। आप देखो ना, हाथी और शेर, तो इनकी तुलना बृहस्पति और चंद्रमा से कैसे? बृहस्पति शेर है, हाथी के चंद्रमा है। चंद्रमा हाथी कैसे? चंद्रमा तो घोड़े होते हैं। हम्म। कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है? गज केसरी का मतलब हुआ बृहस्पति प्लस राहु, हम्म। उग्र। और अगर किसी इंसान का बृहस्पति और चंद्र एक साथ बैठा है और वो स्वभाव का बड़ा शालीन और ऐसे सीधा साधा है, वो अपनी लाइफ में दुखी ही रहे जब तक उसके अंदर उग्रता नहीं आएगी। हम्म। बृहस्पति चंद्र वाला जब तक ना बोलना नहीं सीखेगा ना, दुखी ही रहे। हम्म। लोग इसको यूज करो। चंद्रमा क्या है? ठंडक है। और बृहस्पति क्या है? हवा है। हवा जब ठंडी हो जाए तब अच्छी, या हवा गर्म रहे तब अच्छी? ठंडी। ठंडी हवा अगर अच्छी होती है तो माउंट एवरेस्ट पे रह लेते हैं हम लोग। वहां क्यों लोग मास्क लगाते हैं? उनके क्यों मुंह से खून निकलने लगता? हम्म। ठंडी हवा। ठंडी हवा तो शरीर को और ठंडा कर देगी, शरीर ठंडा होते ही मर जाएगा। हम्म। हवा चाहिए गर्म, बिना ठंडक की। आप जो हवा ले रहे हो वो ठंडी होगी तो कोल्ड नहीं हो जाएगा? हम्म। गला बैठ जाएगा, सांस नहीं आएगी, कफ हो जाएगा, और फिर आदमी मर जाएगा। इसलिए ठंडा। हवा हमेशा कैसी अच्छी? गरम। इसलिए बृहस्पति और मंगल अच्छे हैं, क्योंकि हवा प्लस गर्मी। समझ रहे हो? ना तो मंगल अच्छा और ना ही चंद्र अच्छा। बृहस्पति चंद्र तो अच्छा है ही नहीं। मंगल चंद्र क्यों कह रहा हूँ? कुछ कंडीशन में जहां चंद्रमा का बल ज्यादा हो, चंद्रमा का बल क्या हो, ज्यादा हो, वहां चंद्र मंगल अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? आप एक काम कीजिए, दूध को बॉईल कीजिए और उसके अंदर गुड़ या शहद डाल दीजिए, दूध फट जाएगा। हम्म। क्यों? क्योंकि दूध ठंडा है तभी उसमें चंद्रमा की एनर्जी है। जैसे आपने उसको गर्म किया, गर्मी दे दी, अब उसके अंदर चंद्रमा की एनर्जी नहीं रही, मंगल की एनर्जी भी आ। और अब आपने उसके अंदर मंगल ही मिला दिया, यानी कि गुड़ या शक्कर ही मिला। आप दूध को ठंडा कीजिए और उसमें मंगल या चंद्र की चीजें मिलाई। जहां चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहे तो वो मंगल को पचा लेगा, लेकिन जहां चंद्रमा का प्रभाव भी जीरो है, वहां आप मंगल से मिला दो, चंद्रमा तो खत्म है। क्योंकि ये भी क्या लाइन लिखी, कुंजवत केतु, केतु के जैसा है मंगल। तो क्या लाइन लगाता है चंद्रमा को? तो मंगल चंद्र तो वैसे ही काम करेंगे ना जैसे केतु और चंद्र काम करते हैं। आप उसे अच्छा कह रहे हो और चंद्र केतु को बुरा कह रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि पुंजवत केतु, ये केतु कैसा है? मंगल के जैसा है। फिर आप कह रहे हो नहीं, चंद्र और मंगल हो तो अच्छा, चंद्र और केतु हो तो बुरा। ये तो दोहरी मानसिकता है। हम्म। तो आप अच्छा कैसे कह सकते हो? दूसरी चीज, शनि है राहु के जैसा, तो शनि शुक्र बैठे हो तो बहुत अच्छा, शुक्र राहु बैठ जाए तो बहुत बुरा। तो भैया ये शनि भी तो राहु के जैसा ही है। अभी बोला ना कि नपुंसकता शनि का गुण है, तो राहु का गुण भी है। हम्म। वो शुक्र, शनि तो शुक्र तो बहुत हरी भरी जमीन होता है, बहुत अच्छी फर्टिलिटी पावर होती है उस जमीन में। वहां नपुंसकता किस काम की? तो वहां शनि एज ए लेबर अच्छा है कि वो फसल काट के देगा और काम करेगा। पूरे यूनिवर्स की ताकत को बताने का काम करते हैं ग्रह नक्षत्र, किसी एक घर को आदमी को बताने का काम नहीं करते। अब हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हमारे पास कुंडली सिर्फ खुद की होती है, तो हम आदमी आदमी के पूछते हैं आपके घर में क्या फर्नीचर बन रहा है, आप कि यहाँ अगर आप पशु पालते हो तो कौन सा पशु कब पैदा हुआ, कौन सा मकान आपने कब बनाया। तो वो सारी चीजें भी जो मुहूर्त से जुड़ी हुई है। मुहूर्त का मतलब क्या है? जब आप बना रहे हो उस टाइम की कुंडली, वो मुहूर्त। यानी पहले परमात्मा ने हमें बनाया, अब हम किसी को बना रहे हैं। हम किसी को बना रहे हैं, मकान हो, चारपाई हो, टेबल हो, जो मर्जी हो, उसके परमात्मा कौन? हमें। तो हमें ये देखना है कि किस ग्रह कुंडली नक्षत्र में बना है कि ये चीज ज्यादा चले, अच्छी चले, समृद्धि हो इसके पास। अब हम क्या करते हैं, बिना मुहूर्त के लग जाते हैं, ये तो गलत हो गई, खराब हो गई।
तो होएगी भैया। और ज्यादा चीज नहीं, कम से कम इन्वेस्ट करो, तब तो देखो ये अच्छे रिजल्ट देख करके जाए। हाँ। तभी हम लोग जब पहले जमाने में जब घर बनाते तो शिलान्यास करने के लिए भी मुहूर्त निकालते थे और जब गृह प्रवेश करते थे तब भी मुहूर्त निकालते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि हर मकान बनाते हो ना, 4 तरह के मुहूर्त निकाले जाते हैं। पहला, प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, पिता बाबा दादा की रखी हुई है तो भी अब ये, क्योंकि वो तो उन्होंने खरीद ली, अब तो आपको ये निकालना नहीं है। दूसरा आता है नींव का, ठीक है। उसके बाद आता है दहलीज पूजन का, फिर आता है छत लगाने का, और फिर फाइनल एक मुहूर्त हुई कि आप जो हर घर का मुहूर्त होता है, कि हमारे घर का मुहूर्त ओपनिंग का होता है। हम्म। ये 4 तरह की चीजें आपको करनी है। कोई भी घर बनता है तो ये 4 तरह की चीजें रखी जाती है। और मैं एक चीज और बताऊँ, पुराने टाइम के अंदर जन्म कुंडलियां बहुत कम देखी जाती थी। सिर्फ ये देखा जाता था कि फलाना काम करने के लिए कौन सा टाइम ग्रह नक्षत्र अच्छा है, तो वो जो टाइम होगा, मान लो मैं किस तरह का टाइम बताऊं, मान लो किसी आदमी को कपड़ा खरीदने जा, हम्म। कपड़े के क्या मित्र है, पहले ये देखो सिला सिलाई लेने जा रहे हो या सिलवाने के लिए दोगे किसी, तो वहां दो चीजें हो गई, एक तो मैंने खरीदा, सिलवाने के लिए दूंगा, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। सिलवाने के लिए जा रहे हो तो ये फलाने नक्षत्र में आता है तो इस नक्षत्र में जाना, और नक्षत्र के भी इस चरण में देने के लिए जाना तो बहुत अच्छा मिल जाएगा तुम्हें, अच्छे दाम पे मिल जाएगा और तुम पे जचेगा भी, और अच्छे रहेगी तुम्हें। और फलाने टाइम पे ले लिया, फलाने नक्षत्र में, जो भी इसका बिल्कुल एंटी नक्षत्र चल रहा है, पता चला पहन के मैं गया और यहाँ से फट गया, और ये क्या हो गया, या मेरे को अच्छा लुक नहीं आ रहा, ढीला है। मतलब ये सिर्फ कपड़े की बात हो रही है। आप प्रॉपर्टी की बात कर ले, बीवी की बात कर ले, जीवन साथी की बात कर ले, तो वहां और ही पंगा है। वो तो आप चेंज भी नहीं कर सकते, तो वो पूरी करके चलना पड़ेगा। तो आप अगर 10 रिश्ते देखने जाए तो चेक कर लें कि जीवन साथी यानी कि ये वाला नक्षत्र अच्छा होता है, तो मैं इसी नक्षत्र में जाऊंगा। और ये शुभ अपशगुन होते हैं, अगर इनमें से कोई एक हो गया तो मैं नहीं जाऊंगा। हम्म। ठीक है ना। इस मतलब ये नहीं है कि शादी हो गई फिर आप कह रहे हो जन्म कुंडली है, वो आप क्या पूछते हैं कि आप कौन सी डायरेक्शन में गए थे, वो कितने बार ये रिश्ता दिखा था, कब मिला था, तो बताते हैं जी 4 बार पहले देखा था, 5वीं बार हमें ये मिला था, इस डायरेक्शन में हम गए थे, लड़की का नाम ये है, यहाँ तक पढ़िए, ये लड़की के हाथ की फोटो, ये लड़की के पैर की फोटो, तब जाकर के सारी चीजें होती है। यूं नहीं कि एक रट्टाफिकेशन में आकर के हमने बोल दिया, ऐसे तो ऑनलाइन कोई। हम्म। पर इसीलिए मुझे लग रहा है कि आजकल के दिनों में डाइवोर्स की जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो रहे हैं, तो हम लोग इन सब चीज़ों पे विश्वास करना जैसे जैसे कम हो रहा है। हाँ बिल्कुल। जब आपका कोरा दूसरे से मैच नहीं करता ना, कोरा मैच नहीं करता, हम्म। आप एक फ्लाइट में या ट्रेन में यात्रा कर रहे हो ना, तो उसके साथ सीट पे बैठना ही गवारा नहीं होता। यार कैसा आदमी है, होता है ना कई बार। तो लाइफ पार्टनर ऐसा मिल जाए और उसके साथ पूरी उम्र बैठना हो तो इसीलिए दिखाना जरूरी है। सही बात है, सही बात है। बट लेकिन काफ़ी मतलब जानकारी मिली और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी इसमें। तो तुम्हारा ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है वास्तु के अंदर, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। हम्म। इस पे चर्चा हुई थी पहले हमारी। हम्म। साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा लोगों की खराब होती है। किन की खराब होती है? साउथ वेस्ट का मतलब पृथ्वी तत्व, हम्म। उन लोगों की खराब होती है जो ये बोलते हैं कि मेरा तो सर बड़ा भारी है आज। क्या भारी है? सर। और सर। क्या है? भारी है। भारी यानी, और यानी जो बेफालतू का हेडिक लेकर के रखते हैं, हम्म। उनका तो खराब। भाई तुमने पता करना है कि हमारा खराब है भी कि नहीं। भाई मैं तो इस कर्जे के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। किसके तले? बोझ यानी वजन, यानी कौन? और फिर आपकी परेशानी बता देगी कि आप कौन से जोन की दिक्कत फेस कर रहे हो अपने घर के वास्तु में, कि यार अब ये रिश्ता और मेरे से नहीं चलता। नहीं चलता मतलब स्थिरता, स्थिरता आगे ना चलने का। स्थिर यानी कि पर वजन। हरी बात समझ में। बंजर भी तो है, पृथ्वी को जरूरी थोड़ी है हरी भरी है, बंजर भी है, तो जहां औलाद पैदा करने में दिक्कत आ रही हो, हम्म। समझ लो। अच्छा, पृथ्वी का मतलब होता है जो आपको अन्न उपजा करके देती है, और जहां बहुत अच्छी अर्निंग आपको नहीं हो रही, किसके नीचे दबे जा रहे हो? कर्जे के बोझ के तले। तो कर्जे का सीधी सीधी डेफिनेशन क्या है?
आपकी जो भी इनकम सोर्स है वहां से पर्याप्त इनकम नहीं आ रही, तो आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी और से लेनी पड़ रही है। हम्म। इसी को कर्जा। तो दिक्कत ये नहीं है कि तुमको लेनी पड़ रही है, दिक्कत ये है जहां से तुम कमा रहे हो वहां से पर्याप्त नहीं आ रहा। पर्याप्त क्यों नहीं आ रहा? या तो सोर्स तुम्हारे ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग नहीं है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा उसके अकॉर्डिंग नहीं है। KFC वाले को देखो, अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर जाकर के वो इस काम में सफल हुआ। उसको कोई एस्ट्रोलजर बता देता 22 साल की उम्र में, तो कम से कम वो 80 साल खुशी से तो जीता, अमीरी में जीता। कई लोग बोलते हैं ना, यार हमने इतने स्ट्रगल करी यहाँ आकर के कामयाब हो गए। अरे तो बुद्धू हो तुम, जहां रहते हो वहां एक अच्छे पंडित को ढूंढ लेते, या अच्छे किसी जानकार को ढूंढ लेते, और उससे पूछ लेते कि कौन सा काम अकॉर्डिंग टू माई चार्ट बता दो मेरे को। कई बार माँ बाप का चार्ट नहीं होता तो अपने बड़े बेटे का या बेटी का पूछ लो, उससे पिता की कुंडली बना करके बता देगा कि भाई तुम्हारे लिए ये काम अच्छा है। तो तुम्हें इतने साल में धक्के तो नहीं खाने हम्म। कि फलाना पड़ोसी ये कर रहा था तो वही कोर्स तब मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने 4 साल अलग अलग जगह काम किया, 5वें साल मैंने ये किया, 10 साल मैंने ये किया, फिर बीवी बच्चे हो गए, फिर मैं आप 45 साल की उम्र में सक्सेसफुल हूँ। तो ये सक्सेस 23 में मिल जाती। हम्म। लेकिन बड़ा फैक्टर आता है भाग्य, नसीब, बुद्धि। बुद्धि को चलाने के लिए ना, सही टाइम पे जागृत करने के लिए एक दिए की जरूरत होती है, जिसको आप अध्यात्म बोलते हो, जिसको आप भाग्य बोलते हो। दोनों एक ही चीज है, दोनों ही गुरु से ही आती है। जब आपका भाग्य प्रबल होगा ना, तभी आपको इस तरह का गाइड करने वाला मिलेगा, या आपकी बुद्धि में ये आएगा कि कोई किसी के पास में चला जाऊं कि मैं पूछ लूं, क्योंकि मेरे को अभी डिसीजन नहीं ले पा। हम्म। आपकी वो बुद्धि में ही नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका भाग्य अच्छा नहीं है। और आप जितने बढ़िया बाणिये देखोगे ना, उस दौर में जहां आप मान लो कि भले वो आपका मुगलों का टाइम रहा हो, अंग्रेजों का टाइम रहा हो, हर टाइम उन्होंने अपना एक एक काम, और कहते हैं आज की पीढ़ियां भी A to Z सारा काम वो अकॉर्डिंग टू वास्तु और एस्ट्रोलॉजी करती है। और उनकी 7 7 पीढ़ियां आने वाले टाइम में भी और अब भी शायद ही वो लोग फाइनेंशियली या किसी तरह का हेल्थ इशू फेस करेंगे। उनकी सारी चीजें फिट। हम्म। ये होता है कि उनकी मारवाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, मारवाड़ी जो बनी है। A to Z सारी चीज। कई बार हम इसलिए दुखी हैं कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, क्योंकि हम सोच लग रहे हैं, हो लग रहा है। हम्म। ठीक है। हाँ, क्या होता है, ये जो सोचते हैं उस हिसाब से ही चीजें फिट करवा लेंगे, तो फिर उस हिसाब से ही होगा जैसे इन्होंने सोचा। हम्म। ये उस ऊर्जा, उस नक्षत्र को उस फ्रिक्वेंसी पर लिया। बड़ा मैटर करती है फ्रिक्वेंसी। आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, किस तरह का मैं सोच रहा हूँ, किस तरह की चीजें आप सोच रहे हो, उसी तरह की वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी होती है। जिस तरह से टीवी या चैनल या आपस में कनेक्ट होता है, उस तरह की चैनलिंग बन जाती है। हर देवता की 33 वाक्य पुरुष मंडल के अंदर देवता है। तो जब आपको ये लगे कि भाई मैं दवाई तो अच्छी ले रहा हूँ और ठीक हो रहा हूँ, तो आपके अश्विनी कुमार से ही। दवाई ले रहा हूँ ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो अश्विनी कुमार तो खराब। अश्विनी पुत्र हुए सूर्य के, तो सूर्य भी खराब। फिर आप कह रहे हो दवाई ले रहा हूँ ठीक नहीं हो रहा, और फाइनेंशियल भी इतना अच्छा नहीं हो, इसका मतलब तुम्हारे अष्ट वासु, जो अष्ट लक्ष्मी से रिलेटेड है, वो भी खराब है, और तुम्हारे अश्विनी भी खराब है। तुम कह रहे हो पैसा भी नहीं आ रहा, बीमार हूँ, दवाइयां भी चल रही हैं, और दुश्मन भी पीड़ित कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे 11 रुद्र भी खराब है, तुम्हारे अष्ट वसु भी खराब है, तुम्हारे 2 अश्विनी कुमार भी खराब है। तुम्हारे जितने ज्यादा देवता खराब होंगे, उतने ज्यादा तुम्हारी लाइफ के अंदर समस्याएं बढ़ेंगी। सारी बात समझ में? इस तरह से ये वास्तु चलता है। तो जाकर के सबसे पहले यही देख लो, समस्या क्या है, लिख दो एक पेपर पे। एक तो आप मेरे को बता रहे हो, तो हो सकता है आप 10 चीजें बता दो, लेकिन जब आप लिखने लगोगे ना, तो इंपॉर्टेंट 2 ही चीजें लिखोगे। ये दिमाग का रूल हम्म। है, तब वो जरूरी चीजें ही लिखे। क्योंकि लिखते टाइम आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट में होते हो, बोलते टाइम इतना नहीं हो। हम्म। तो जब आप लिखते हो तो वो 2 ही चीजें लिखता है, या 3 चीजें। मैंने आज तक जितने विषय भी लिखवाया है, ज्यादा से ज्यादा 3 ही चीजें लिखेंगे कि ये हमारे खराब है। वो जो लिखते हैं ना, जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, वो उनके देवता उनसे करवाते हैं। हम वही चाहते हैं कि भाई तुम यहाँ शब्द लिख दे वो। हम्म। आपको इसका फंडा भी लगता होगा। अभी आपने जो युवासी ली ना, हम्म। इसका भी बताइए। अच्छा, क्या बात चल रही थी? अ, उस पे चल रही थी जो हमारा, क्या कहते हैं वो हम। तो यार, मैं लिख करके दे देते हैं। हाँ।
तो वो जो लाइन लिख करके देते हैं ना, उसमें जो शब्द होते हैं, हमें वो शब्द पकड़ने होते हैं कि ये शब्द इसने कौन से जोन से रिलेटेड लिखा है, उस जोन में इसको दिखा। हम्म तो जब आप सामने वाले के घर में जाते हो, तो जब आपने इन देवताओं को सिद्ध करा होता है ना, तो जैसे घर आते हैं तो बच्चा नहीं बोलने लग जाता कि पापा मेरे को ये तकलीफ है, मम्मी मेरे को ये तकलीफ है, क्योंकि मम्मी पापा उनके ट्रीट करने वाले। आता है तो मरीज बोलता है। ठीक इसी तरह से जब हम वास्तु में अपने देवताओं को सिद्ध करके जाते हैं ना, तो देवताओं को पता होता है कि ये जो आ रहे हैं ना वास्तुकार, ये हमारे डॉक्टर है, हमको ट्रीट करके जाएंगे। तो वो देवता बोलने लग जाते हैं कि भाई हम यहाँ बैठे हैं और जी हमको दूषित कर रहा है, हमें ठीक कर। उस एनर्जी उस जोन को आपने ट्रीट कर। हम्म ये चीजें चलती हैं। अच्छा अब देखें, आप जितनी उबासी या जमाई है ना, सारी ये सारी क्या है? राहु की। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए ना ब्रेन को, हाँ। इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको चाहिए ना, इसको मतलब राहु को। ऑक्सीजन मतलब क्या? बृहस्पति। तो इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे कि बृहस्पति राहु ऐसा क्या है कि इसको चाहिए। हम्म तो ये फिंगर जो है आपकी, ये कौन से ग्रह की? ऐसे तो बजाते हैं ना, हम्म ये आपकी शनि की है। हम्म और ये अंगूठा आपका शुक्र का। शनि और शुक्र मिलकर के उच्च का केतु बनता है। हम्म उच्च का यानी पावरफुल केतु। केतु किसके जैसा होता है? मंगल के जैसा। ऊर्जा चाहिए होती है ना, उबासी तभी तो आती है जब थकान होती है, इसलिए ऊर्जा चाहिए होती है, तो ये बजाएंगे। इसको बजाने से क्या होगा, ओरा के अंदर केतु और मंगल की एनर्जी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। हम्म अब हनुमान जी किससे रिलेटेड है? मंगल से, लेकिन वो केतु से रिलेटेड भी है, क्योंकि कुंजवत केतु लिखा है। इसलिए हनुमान जी चुटकी बजाते हैं राम जी की याद में। और कोई चीज भी बजा सकते थे, चुटकी बजाते हैं किसकी याद में? रामचंद्र जी यानी सूर्य। लेकिन वो उनके सेवक हो गए, सेवक होते ही नौकर हो गए, नौकर होते ही हनुमान जी के अंदर शनि के गुण आ गए, इसलिए शनि से रिलेटेड भी आप हनुमान जी की पूजा करते थी। वो इस तरह से। नहीं, ये आपने सही कहा। जब हमें कोई चीज जल्दी करनी होती है तो हम ऐसे ही करते हैं, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। तो वो समझ रहे हो ना? क्या? वो उसी वजह से। हम्म ठीक है। हाँ, चलिए। तो शास्त्री जी, आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर किसी को आपसे कंसल्ट करना हो या आपसे कुछ परामर्श करना हो तो क्या, कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? कि आप स्क्रॉल पे नंबर लगा दें हमारे। हाँ उस जी। नंबर को जो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर के सर्च करोगे, वहाँ हमारा चैनल है जो, जिस पे पुराने प्रोग्राम क्लासेस या कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। हम्म जी। ठीक है, ठीक है। और जो वास्तु के बारे में ज्यादा तो चर्चा नहीं हो पाई, तो उसको हम अगले सेशन में रखेंगे, वास्तु में डिटेल पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको मोटो मोटो एक बता दूं, देखो क्योंकि मेरा शेड्यूल बड़ा बिजी रहता है प्रभु जी, आगे टाइम मिले ना मिले, मैं आपको अभी 5-6 मिनट में हम्म वास्तु का कुछ बताता हूं, आप वो कर ले। ये 5 तत्व हैं। हम्म, क्या है? पांच तत्व। ये वायु का है, ये आकाश का है, ये अग्नि का है, ये जल का है, ये पृथ्वी का है। पृथ्वी हुआ तो शुक्र। शुक्र यानी स्त्री। तो हर तरह का धन जो जमीन से रिलेटेड है या आपकी खुद की स्त्री है, सारा शुक्र में ही आए। हम्म तत्व है तो बृहस्पति यानी कि गति, हम्म ऑक्सीजन। हम्म ये आकाश है यानी कि शनि, यानी कि आपकी सोच किस तरह की है, इसी में राहु केतु है। ये अग्नि तत्व है यानी कि सूर्य यानी कि मंगल, दोनों अग्नि तत्व हैं। ये जल तत्व यानी कि चंद्र और बुध यानी कि धैर्य और धीरज, जहां से ये दोनों चीजें देखी। ये पांचों तत्व जो हैं, इस पूरी समुद्र को घेरे बैठे हैं। ये समुद्र क्या है भैया? ये कुंडली के 12 घर हैं। क्या है? आपकी जो जन्म कुंडली बनती है ना, उसके 12 घर यहाँ से देखे जाते हैं, और यहाँ से देखी जाती है राशियां। तो इन राशियों के ऊपर अधिकार आपके ग्रहों का है, और ये जो घर दिख रहे हैं ना आपको 12, इनके ऊपर अधिकार पंच तत्वों का है, जो इसके आसपास में खड़े हैं। आपके घर के अंदर है सबसे ज्यादा जरूरी होता है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन का अच्छा होना। आप यूं मान लें, कोई आदमी बीमार है तो साउथ वेस्ट करा, कर्ज में है तो साउथ वेस्ट करा,
मियाँ बीबी के रिलेशन खराब तो साउथ वेस्ट खराब। किसी तरह का आपको कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है तो साउथ वेस्ट खराब। लॉस में जा रही है आपकी कंपनी फर्म तो साउथ वेस्ट खराब। सबसे ज्यादा दिक्कत तो है ही साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट मतलब कुंडली का सातवां घर, आपके लगन के जस्ट नीचे का आधार, आपका पूरा बेस खत्म अगर आपके घर का साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कैसे पता लगेगा कि खराब है कि अच्छा है, मतलब घर को देखकर अगर हम जज करें। साउथ वेस्ट में आपको लक्षण बताए ना, सिर भारी रहे, रिश्ता कोई भारी लगने लग जाए, कर्जे का कोई बोझ आ जाए, इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे पा रहे, बिजनेस के अंदर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको रिश्ते के अंदर एक वफादारी नहीं दिख रही, तो साउथ वेस्ट खराब है। अब तुरंत एक उपाय कर दे। पहला आपने उर्द लेने हैं, जितनी आपकी उम्र है उतने ग्राम, जैसे आपकी 50 उम्र है, 50 साल, तो आप 500 ग्राम लें। हम्म। उर्द लेकर के उनको जैसे अपने रेत में या फिर नमक के अंदर किसी चीज को भूनते हैं, वैसे उनको हल्दी के अंदर भून लेना है, और फिर ले जाकर के घर से बाहर किसी भी पेड़ के नीचे रख करके आ जाओ। ठीक है, पहला उपचार तो ये कर दी, ये शनिवार या गुरुवार किसी दिन को कर सकते। दूसरा आपने क्या करना है, एक बांस की बांसुरी लेनी है, उसके ऊपर जो भी डेकोरेट किया वो मार्केटिंग के हिसाब से आज के वो हटा देना है, खाली बांस रखना है और बांसुरी होनी चाहिए। एक तरफ से बंदी होती है, या हम्म। बंद कर दें फिर अंदर, या तो गुड़ भर दें, या गुड़ को कूट के शक्कर बना के वो उसके अंदर भर दें, और फिर उसे ले जाकर के अपने घर के साउथ वेस्ट में रखते हैं शुक्रवार के दिन। और अगले दिन शनिवार को उसको उठा करके किसी वीरान जमीन या जंगल के अंदर गड्ढा खोद करके दबा के आना। हम्म। दबाने में खोदने के लिए जो औजार लिया है वो वहीं फेंक करके आ जाए। हम्म। इससे आपके साउथ वेस्ट के दोष खत्म हो जाएंगे। कम हो जाएंगे नहीं, कह रहा, खत्म हो जाएंगे। कम होना खत्म होना फर्क है। ये भी कहते हैं साउथ वेस्ट में एंट्री नहीं होनी चाहिए। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी आप पहले वो। 7th हाउस है, ये 7वां घर है। साउथ वेस्ट में एंट्री हो सकती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जोन है वहां नहीं होनी चाहिए। देखो, घर की एंट्री के रिलेटेड है ना, आज वो दादा परदादा का टाइम अलग था, आज गवर्नमेंट डिसाइड करती है किस घर की एंट्री कहाँ होगी। हम्म। समझ रहे हो, अलग अलग जगह जहाँ हो जाता है, तो हमें उसके उपचार करवाने ही पड़ते हैं। वो कौन से देवता के ऊपर है, कौन से जोन के ऊपर है, कितने डिग्री के ऊपर है, फिर ये देखा जाता है भाई तू काम क्या करता है। अगर वो काम ही ऐसा कर रहा है जो उस जोन से रिलेटेड है, तो उसके लिए अच्छा है ना, उसी जोन से एंट्री, उसी जोन का काम कर रहा है। अब डिस्पोजल का काम कर रहा है, उसके लिए साउथ वेस्ट क्या बुरा है। साउथ वेस्ट में मतलब गंदगी निकालना, डिस्पोजल का मतलब ही क्या है, हम्म। वो एक रिलेटेड ही काम है ना। एक धोबी है जो सारे होटलों के कपड़े और ये सारा इनका काम करता है, और उसका साउथ वेस्ट में एंट्री, अच्छी बात है, उसका काम भी यही। हाँ, सिक्योरिटी का काम अगर आप करते हो कि भाई मेरी सिक्योरिटी एजेंसी है ये वो, साउथ वेस्ट आपके लिए बुरा है, आपको साउथ में जाना चाहिए। तो हम्म। वहां पहले आपका काम देखो, आपका काम क्या है, आपकी अर्निंग कहाँ से हो रही है, आपको हेल्थ इश्यूज है या नहीं। उसके बाद देखा जाता है कि आपके घर की एंट्री कहाँ से होनी चाहिए, और आपके घर की बाकी चीजें, टॉयलेट, बाथरूम, मास्टर बेडरूम, ये सारी चीजें देखी जाती है। क्योंकि वाटर सप्लाई तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आज के टाइम में आप नहीं कर सकते। घर में जिस तो ही डिसाइड होंगे कहाँ से आएगा, तो उसके उपचार आपको करने पड़ेंगे। हम्म। ठीक है। बाप रे। जितना भी इसमें बात करो और ज्यादा डीप ही जाता रहता है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच शास्त्री जी, आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि एक और सेशन आपके साथ करेंगे कभी वास्तुशास्त्र पे। बिल्कुल, और कोई है तो बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, और हमारे जो दर्शक हैं ज़्यादातर वो यूके में ही हैं लिसनर्स। तो एक जो बेसिक क्वेश्चन उनके लिए होगा कि अगर मतलब ये वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का जो अगर किसी को कंसल्ट करना हो तो मतलब यहाँ पे बैठ के वहाँ पे आपसे कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब अगर किसी के पास की वो पत्नी नहीं हो या डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ ना हो, तो उनको अगर किसी तरह ज्योतिष शास्त्र का कंसल्टेशन करना हो तो वो कैसे हो सकता है। मैं आपके लिए भी बता दूं, और बाकी कोई एस्ट्रोलॉजर देखेगा उसके लिए भी बता दूं। आपके हाथ की रेखाओं की भी कुंडली बनती है, आपके घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है उसके हिसाब से भी एक जन्म कुंडली बनती है। आपकी खुद की डिटेल नहीं है तो आपके घर में जो भी बड़ा बेटा या बेटी होगी उसकी डिटेल से आपकी जन्म कुंडली बनती है।
समझ। ये 3 तरीके हो गए, एक आपके मकान के हिसाब से कुंडली बना ली, एक आपके रिलेटिव के हिसाब से, एक आपकी हाथ की रेखाओं से। फिर आप कुछ तो पूछोगे ना कि भाई मेरी ये प्रश्न है, उन तीनों में से वो आपके प्रश्न का सोल्यूशन निकल गया। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, यहाँ हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि ये प्रिडिक्शन कर दिया वो ना, आप हमें ये बताओ ये प्रॉब्लम है, उसका उपाय ले लो। रीजन पता है क्या है? प्रिडिक्ट करने के लिए आपकी एक माइनर से माइनर डिटेल हमें पता होनी चाहिए। प्रिडिक्ट का मतलब होता है आपके बारे में हम कुछ बता रहे हैं जो आगे होगा, तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो वो हम नहीं बता सकते अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही नहीं है तो। लेकिन हम क्या बता सकते हैं, अगर आपके हाथ की रेखाएं आपके घर के रिलेटिव की डेट ऑफ बर्थ और आप जिस घर में रहते हैं उसका पूरा वास्तु का नक्शा है, तो हम ये बता देंगे उनकी जन्म कुंडली तीनों के हिसाब से बना करके कि आपको कौन सी प्रॉब्लम चल रही है और उसका आपने क्या उपाय करना है। और पहले हम उनसे बात भी करेंगे 5-10 मिनट, ताकि उनकी नेचर का हमें पता चल जाए, हम अपने हिसाब से पता कर लेंगे इनका कौन सा सही कौन सा खराब चल ये होगा। ये फिर उनसे डाइट भी पूछेंगे कि भाई तुम खाते क्या, बता देगा मैं ये खाता हूँ, पता चल जाएगा अच्छा ये खाता है ऐसे बोलता है, इसका मतलब ये वाला गलत खराब, ये वाला अच्छा। तो सर किसी की अगर टाइम ऑफ बर्थ भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि वो सही है कि नहीं है, तो ये भी हम पता लगा सकते हैं कि वो। आधा घंटा 1 घंटे का फर्क होगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, आधा एक घंटे का फर्क होगा तो। आधा 1 घंटे का फर्क होगा तो हम बता देंगे सही टाइम क्या था। लेकिन कोई यूं बोले कि पता नहीं जी दिन को हुआ था कि रात को हुआ था, समझ रहे हो, कि कोई पता नहीं मैं दिन के 2 बजे हुआ था कि रात के 2 बजे हुआ था, तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि चलो फिर अपने बारे में बताना शुरू करो, कौन से साल में तुमने कॉलेज किया था, कब तुम्हारी शादी हुई थी, कब तुम्हारा क्या बना था, कब पिताजी का क्या बना था। तो वो बताएगा, उस हिसाब से देख लेंगे कि अच्छा तुम्हारे इसी साल में ये हुआ है, तो भाई ये टाइम तो तुम्हारा नहीं है, तो फिर रात वाला ही होगा। अच्छा। अच्छा। चलिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है शास्त्री। आज जय माता दी, जय माता दी।